नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। मेरा नाम है आरकेबी यानी राजीव के बजाज और मैं हूं नेशन नाउ पर एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। और नेशन नाउ कहाँ है? हमेशा आपके साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर। वंदे नमस्कार। मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ से गए और यहाँ पर न जाने कितने प्रोजेक्ट्स उन्होंने नए नए प्रोजेक्ट्स जो हैं उन्होंने अनाउंस कर दिए। 2 फ्लाईओवर्स का उद्घाटन हो गया, 2 वंदे भारत ट्रेन शुरू कर दी गई, भोरियों की जो नई यूनिवर्सिटी है वो खोल दी गई। यस और उसके अलावा उसके पहले कोई 7 के 10 प्रोजेक्ट और उन्होंने पहले यहाँ पे मतलब उनका उद्घाटन हुआ टोटल। एग्जैक्टली। In terms of Mumbai and Maharashtra, the Prime Minister must have inaugurated somewhere around 17 to 20 projects. Exactly. And I think by the end of the year, we'll have 56 new projects. Yes, Maharashtra is galloping. जी। Its development is in galloping pace. और तकरीबन 1 लाख करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। Yes. कई लोग बोल रहे हैं 10 लाख करोड़। Exactly. But I hope it happens. I really and truly hope 10 it lakhs happens. crores, that's what he told yesterday जी, when he had 10 लाख come. He करोड़ की said, बात करी है। 10 lakh crore सिर्फ मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे बजटेड किया हूँ and this is going to be one of the biggest budgeted expenditure for infrastructure development. Fantastic. Never happened in the history of India. But the only thing is I'm quite happy, as I said yesterday, about one thing. The footage that you're seeing right now is of the bridge. Right? The flyover, the 2 flyovers which were inaugurated by the Prime Minister. One, of course, right outside our office. The other one at Santa Cruz, BKC Santa Cruz flyover. Very good for us. हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है, very frankly. The kind of traffic jams we used to have to face in BKC, they seem to have just disappeared. But perhaps it's because today is a Saturday. It's a weekend. We'll really come to know where we stand on Monday. But all the same, thank God, this bridge has been made. We have crossed that bridge. Yes. This is not a bridge too far anymore, which is fantastic in terms of infrastructure. अब यहाँ पर प्रदीप जी बार बार ये कहा जाता है कि 2.5 साल में एमवीए की जो सरकार थी, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की जो सरकार थी, 2.5 साल में उन्होंने ये ब्रिज क्यों नहीं बनाए, मेट्रो का काम क्यों नहीं हुआ, बुलेट ट्रेन रुका गया, बाकी सब चीजें रोकी गई। भाई उसमें सबसे बड़ी चीज ये भी है, even though let me tell you very frankly, I would have been very happy if all the work had got completed and on time. The fact remains that for 2 years the whole country, not just Mumbai, was in a state of lockdown. कोविड का वक्त था यार, कोविड के वक्त काम कैसे करोगे? सारी दुनिया बंद थी, अकेले मुंबई थोड़ी बंद था। और अगर आप एक सेंट्रल विस्टा को छोड़ के, एग्जैक्टली, न्यू दिल्ली में जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है जहाँ पे नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग बन रही है वगैरह वगैरह, उसको छोड़ करके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, बाकी हर जगह भी काम नहीं हो सकता है, ऐसी बात थी। फिलहाल लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस टू आवर फ्रेंड फ्रॉम दी कांग्रेस, मिस्टर भरत सिंह। भरत सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। भरत सिंह जी नमस्कार। Can't hear you, sir. Can't hear you. I think वो अब ऑडियो उनका शायद म्यूट पर है, जरा उनको कहेंगे सर, आई थिंक यू गॉट अ प्रॉब्लम विद द ऑडियो। ऑलराइट भरत सिंह जी, आई थिंक यू कैन हियर अस नाउ एंड आई राइट एंड वी शुड बी एबल टू हियर यू नाउ। नमस्कार सर, नमस्कार। रियल प्लेजर हैविंग यू बैक। वाह, मजा आया सर आपको देख करके एक बार फिर, जबरदस्त। आप स्क्रीन पे दिख नहीं रहे हैं। मैं स्क्रीन पे नहीं देख रहा हूँ, आपको मैं देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ स्क्रीन पर। जी आपकी जो आंखें वो शंकर भगवान की आंखें, तो आप कैसे भी देख सकते हैं। मैं देख सकता हूँ आपको, अभी फिलहाल नहीं देख सकता हूँ। आई थिंक दे आर अबाउट टू डू समथिंग, बट आई एम रियली हैप्पी टू सी मिस्टर भरत सिंह। मिस्टर भरत सिंह, वन ऑफ द मोस्ट आर्टिकुलेट spokesperson of the Congress party. Really and truly wonderful. You can see us now, sir? Can you see yourself and us now? अभी आप देख पा रहे हैं? नहीं जी, नहीं आ रहा। Oh dear, that's terrible. Can we do something, gentlemen? Can we do something? Can we do something so that Mr. Bharat Singh can see us? We can of course see him. हम तो देख पा रहे हैं उनको। But I tell you what, प्रदीप जी, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बनती है कि जैसे कांग्रेस को मैंने इतनी ज्यादा, कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इतनी ज्यादा ऊर्जा मैंने बहुत सालों से नहीं देखी है। Exactly, sir. Very frankly, yes. The manner in which Mr. Rahul Gandhi has been able to energize the Congress
is बिल्कुल। amazing, absolutely amazing. अगर ये यात्रा, whenever we started the yatra, Yes. it has been good for the Congress. Yes. The Congress, the entire rank and file is charged up. The rank and file of Congress today believes that they are ready to take on 2024. They are ready to take on Narendra Modi. And they are ready to fight in the BMC. Yes, and the BMC too. Yes. They are. They have got. They got. All right, we've got him Yes. back. We've got him back. I think you can see us now. Can you see us now, sir? यस वंडरफुल, दैट्स रियली वंडरफुल। सर मैं ये बोल रहा था कि कांग्रेस को इतने ज्यादा ऊर्जा सहित मैंने बहुत सालों से नहीं देखा है। भाई जगताप साहब ने मुझे लगता है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी सारे आपके जितने भी लोग हैं, हमारे चरण सिंह सापरा साहब हो गए, बाकी जितने भी लोग होंगे नेतृत्व में एमआरसीसी के, लग रहा है कि मुंबई में अच्छा काम कर रहे हैं। और सेंट्रल लीडरशिप का तो क्या कहना, फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन द सेंट्रल लीडरशिप एक्चुअली वर्क इन द मैनर इन विच दे यूज्ड टू वर्क अंडर फर्स्ट मिसेस इंदिरा गांधी एंड लेटर ऑन ऑफ कोर्स अंडर राजीव गांधी। लेकिन आप इतने खुश क्यों लग रहे हैं सर, ये बताएं। क्या आप इसलिए इतने खुश लग रहे हैं भरत सिंह जी कि कल यहां पर प्रधानमंत्री जी गए, प्रधानमंत्री जी यहां पर आए और आपके लिए उन्होंने इतने ज्यादा प्रोजेक्ट अनाउंस किए, क्या इसलिए आप इतने खुश नजर आ रहे हैं कि मुंबई शहर में देखो 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है? राजीव जी, अब ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री हैं, अगर आते हैं तो खुशी की बात है जी, इसमें तो कोई नाराजगी नहीं हो सकती है जी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आए और उद्घाटन करके जाएं तो ये मजे वाली बात नहीं है। ये देश ने देखा है कि 2014 से लेके 2023 तक कितने वादे भाजपा की तरफ से, देश के प्रधानमंत्री की तरफ से किए गए, लेकिन उन वादों में से मुझे लगता है कि करीब करीब 90% वादे जो है वो फेल हुए। और इसीलिए कह रहा हूं कि जो ये बार बार कहा जा रहा है शिंदे सरकार हो या देवेंद्र फडणवीस साहब की वो तरफ से कि हमारी सरकार ने 2.5 साल में, देखिए ये 2.5 साल में तो कुछ नहीं किया, हम 6 महीने में तो इतना विकास कर दिए कि वो देख ही नहीं सकता है कोई। हाँ तो जरूर कोई नहीं देख सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 2.5 साल में 2 साल तो हमने कोरोना में निकाल दिया था जी। उसके बाद जो समय बचा उस समय में हम काम कर रहे थे, लेकिन उस समय तो आप व्यस्त थे अपने भेष को बदल बदल के जा के शिंदे जी से मिलते थे और सरकार को किस तरह से गिराया जाए, कमजोर किया जाए, उस पर लगे थे। तो ठीक है, आप उसमें सफल हुए, आपको बहुत बहुत बधाई। मगर मैं समझता हूं राजीव जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें विकास की बात जो करते हैं उसको करना भी चाहिए, क्योंकि देश की जनता ने उन्हें विकास के लिए ही चुना था, विनाश के लिए तो चुना नहीं था। अगर विनाश करेंगे तो देश की जनता उन्हें बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन जिस तरह से कल परसों मैंने देखा कि संसद में जिस तरह से इस तरह से कर रहे थे कि देखो मतलब जिस तरह से वो ठोक के छाती कहते हैं कि पीट के, हमारे उत्तर भारत में छाती पीट के कह रहे थे कि मैं अकेला सब पे भारी हूं। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को एक घमंड जो कहते हैं घमंड आ गया है। और जब देश किसी भी नेता हो या किसी भी व्यक्ति को अगर कोई घमंड आता है तो वो घमंड बहुत जल्दी चकनाचूर इस देश की जनता कर देती है। भरत सिंह जी यहाँ पर एक और चीज आई है, एक और चीज सामने आई। मैं छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, आप ही की बात कर रहा हूँ बाय द वे जी, वो आप ही की बात कर रहा हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने, आज या कल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग में ये कहा है कि अडानी ग्रुप की वजह से इन्वेस्टर्स का, निवेशकों का जो घाटा हुआ है उस पर सरकार को कुछ ध्यान देना चाहिए, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने कहा है। नाउ दैट्स अ वेरी मेजर थिंग, दैट इज ह्यूज। राइटफुली स्पीकिंग द सुप्रीम कोर्ट यूजुअली डज नॉट इंटरफियर कि स्टॉक मार्केट में किसका शेयर ऊपर जा रहा है, किसका नीचे जा रहा है। ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट का इसमें हस्तक्षेप नहीं होता, ये काम सेबी का होता है, यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का। लेकिन पहली मर्तबा ये देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये दलील दी है सरकार को कि भाई आप इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करें। नाउ दैट इज वेरी मेजर आई थिंक। भरत सिंह जी देखिए, मैं इतना इससे शुरुआत करूंगा, कैसे कैसे मंजर अब आने लगे हैं, गाते गाते लोग अब चिल्लाने लगे हैं, बदल दो तालाब का पानी क्योंकि कमल के फूल मुरझाने लगे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को अगर हस्तक्षेप करना पड़ा और इस तरह से बोलना पड़ा, यही सरकार के लिए, केंद्र की सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए बड़ी नसीहत है। अगर आप इसको समझ सकते हैं, आप एक पत्रकार है राजीव जी और बहुत एक्सपीरियंस है आपके पास, मुझे लगता है 40-45 साल का आपके पास अनुभव है पत्रकारिता का।
अगर देश के सुप्रीम कोर्ट को ये आदेश देना पड़ता है जिसमें हस्तक्षेप नहीं करती है सुप्रीम कोर्ट, फिर भी अगर ये बोलती है तो हम मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को कहीं न कहीं एक तरह से नसीहत दिया गया है, जो कि वो 90 मिनट के भाषण में, जब वो संसद में बोल रहे थे 90 मिनट के भाषण में, और 56 इंच का नकाब जो पहन के एक बार भी उन्होंने अदानी के अ अक्षर का भी इस्तेमाल नहीं किया कि कम से कम अ तो मैं बोल दूं। तो जो आदमी, जो व्यक्ति जो इतना पावरफुल, ये कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इस समय सबसे ज्यादा पावरफुल है, अगर एक पावरफुल प्रधानमंत्री किसी एक बिजनेसमैन के सामने नतमस्तक होता है तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। एक जगह जहां कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस प्रकार से कहा कि रोज मेरा 10 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, मोदी जी, उन्होंने 10 प्रश्न लिस्ट कर दिया है। राइट फ्रॉम अडानी ने कैसे बेनिफिट किया, अडानी बाहर जाके जैसे मोदी जी ने उनको बेनिफिट पहुंचा दिया, LIC SBI का जिस प्रकार से घाटा हुआ, फॉरेन हेवन जो हेवन होता है, टैक्स फ्री हेवन्स, वहां से पैसे, किसके पैसे अडानी के कंपनी में लगाया गया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्लियर कट 10 प्रश्न बोले कि आप इसका जवाब दो। तो जैसे राहुल गांधी जी बोल रहे हैं पार्लियामेंट में जवाब नहीं मिला, बाहर भी जवाब नहीं मिला, मोदी जी टोटली आपका कहना है कि बीजेपी का कमल अब मुरझाया जा रहा है, इट इज डैम्पनिंग। बट आज ही बीजेपी वालों का कहना है कि देखो ये एक वेबसाइट है मॉर्निंग कंसल्ट वेबसाइट है, उन्होंने कहा कि मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड, मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर, बीजेपी वालों का कहना है। और दूसरे बीजेपी वाला कहता देखो यूएस के जो स्पोक्स पर्सन है सेक्रेटरी, तो उन्होंने कहा कि मिस्टर मोदी हैज टू इंटरवीन इन द यूक्रेन रशियन वॉर एंड वी आर कॉन्फिडेंट दैट मिस्टर पुतिन विल लिसन टू मिस्टर मोदी एंड देयर माइट बी सम सॉल्यूशन टू द वॉर। तो भरत जी कैसे देखते हो आप, एक तरफ कांग्रेस के कंटिन्यूस आलोचना कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अडानी ये लेके इंडस्ट्रियलिस्ट को लेके हैं, इसराइल में पोर्ट मिला है अडानी को वगैरह वगैरह, और दूसरे Modi has termed himself as a great leader, a mass leader in India and a very popular leader in the world. बीजेपी वालों का कहना है कि ये देखिए पढ़िए आज के खबर है ये। तो आप कैसे देखते हो जिस प्रकार से एक पैराडाइम शिफ्ट है, जहां आप कहते हैं कि नो ट्रांसपेरेंसी, लीडर नॉट पॉपुलर, और यहां पूरे दुनिया में एक पॉपुलर लीडर की तरह उमरता आ रहा है। हाउ डू यू सी दैट भरत जी? अगर आप नाम्बियार जी, अगर आप पॉपुलरिटी की बात करेंगे तो एक तरफ देखिएगा कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, अगर जब राहुल गांधी जी चल रहे थे तो किस तरह से जनता का हुजूम उनके साथ 5 महीने तक चला। इसको कहते हैं एक मास लीडर जो जनता के बीच में जनता की आवाज सुन के चलता है। और एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, 8,000 करोड़ के फ्लाइट में चलते हैं, प्लेन में चढ़ते हैं और उड़ के जाते हैं, और उसके बाद कहते हैं, और वहां भी कम से कम 100-200 अपने बंदों को लेके जाते हैं ताली बजवाने के लिए कि मैं वहां पहुंचूंगा तो आप ताली बजाइएगा। कैमरामैन को लेके जाते हैं, देखिएगा कितने विजुअल्स ऐसे नाम्बियार जी आपको दिखेंगे। अगर नरेंद्र मोदी जी के बीच में आ गए तो उसको धक्का मार के हाथ खींच के हटा लेते हैं कि हमारे बीच में, फोटो के बीच में कैसे आ गए भाई, सबसे बड़ा जो है एक्टर तो मैं हूं और मुझे एक्टिंग करनी है, आप कैसे बीच में आ जाते हो। तो ये पूरा देश देख रहा है। अगर आप सचमुच एक मास लीडर देखना चाहते हैं तो ये 5 महीने में देश ने दिखाया कि मास लीडर कौन है, और एक फेक लीडर अगर देखा जाए तो वो कौन है, वो दिख रहा है सामने। दूसरी चीज मैं ये कह रहा था नाम्बियार जी कि जब जब नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाते हैं और उसके बाद जब वो वहां से लौटते हैं या तो वहां पे रहते हैं, तब तब अदानी जी को अचानक वहां पे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल जाते हैं, एक सोचने वाली बात है। तो क्या ये जो है कैंपेनिंग जो है वो देश की करते हैं कि कैंपेनिंग वो जो है अदानी की करते हैं कि भाई अदानी जी हमारे भाई हैं, हमारे मित्र हैं, आप इनको जो है सारे प्रोजेक्ट दे दो, जो भी कुछ होगा मैं देख लूंगा, हम अदानी और मोदी भाई भाई और मिल के दोनों ने खाई मलाई, कहीं ऐसा तो नहीं है। भरत सिंह जी, ये दैट इज अ सब्जेक्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। आई होप एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दिस थिंग एक्चुअली गेट्स इन्वेस्टिगेटेड। जो आपने अभी कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि आगे जाकर के इसकी तहकीकात हो, इसकी तफ्तीश हो। लेकिन जहां तक इंडस्ट्रियलिस्ट का सवाल है, उद्योगपतियों का सवाल है, उद्योगपतियों की प्रॉक्सिमिटी, उद्योगपतियों की दोस्ती प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस से, वो तो 1947 से लेकर आज तक चली आ रही है, उसमें कोई नई बात नहीं। लेकिन यहां पर आपसे मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, पूछना चाह रहा हूं आपसे, जिन चीजों का जवाब अभी तक सरकार की तरफ से नहीं आया, जो प्रदीप जी का सवाल था उसका कोर ये था, उसका जो बेस है, फंडामेंटल चीज वो ये है
जो राहुल गांधी जी ने सवाल पूछे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने सवाल पूछे, भले ही उसको सरकार नजरअंदाज कर दे, लेकिन वो सवाल तो है ही। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कांग्रेस आगे चल करके, भले आगे चल करके क्या आज से ही या कल से ही, इन सवालों का जवाब मांगने के लिए और क्या क्या करने वाली है? भरत सिंह जी, उसके बारे में जरा बताएं। देखिए बजाज जी, ऐसा है कि अभी हम संसद में लड़ाई लड़ रहे हैं इस समय। जी संसद में लड़ाई खत्म हो चुकी है, जी अब हम सड़क पे लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि देश की जनता का, ये जनता के प्रश्नों का सवाल है, जी। देश की जनता के गाड़ी कमाई के पैसों का सवाल है। अगर देश की जनता, क्योंकि LIC हो चाहे वो SBI बैंक हो, अगर वो पैसा किसी का है तो वो देश की जनता का, ये हमारा और आपका पैसा है। अगर हमारे आपके पैसे की गाड़ी कमाई को देश के चौकीदार इसी तरह से अपने मित्रों को देंगे तो कहीं ना कहीं आगे चल के हमें इसका खामियाज भुगतना पड़ेगा। सॉरी, मैं माफी चाहता हूं अगर ये नहीं कहना चाहता हूं कि हमारा स्थिति श्रीलंका और पाकिस्तान के जैसा हो, कभी ना हो, लेकिन अगर इसी तरह से रहा, इस तरह जिस तरह से चल रहा है यह सरकार, इस समय वो कहावत है चिड़िया उड़ाने वाली बात है ना, कि चिड़िया उड़ाने का काम चल रहा है। तो इस समय देश की सरकार चिड़िया उड़ाने का काम कर रही है। पहले इन्होंने बोला नीरव मोदी उड़, फिर उसके बाद कहा मेहुल चौकसी उड़, फिर उसके बाद ललित मोदी उड़, फिर उसके बाद विजय माल्या उड़। मुझे ये डर है राजीव जी, कहीं ये अदानी उड़ कर दिए ना तो फिर हम बहुत ही संकट में आ जाएंगे और हमारा देश समझ में आता है कि आर्थिक रूप से चरमरा जाएगा। मुझे लगता नहीं है कि वैसा ऐसे होने वाला है, बिकॉज अडानी जी सारी कंपनीज तो उनके ऊपर जा रही हैं अभी, एज फार एज ऑल हिज कंपनीज आर कंसर्न्ड, अब दे आर ऑल गोइंग वेरी वेरी, दे आर ऑल ऐसा राजीव जी बचा क्या है? आपने क्या बताइए मुझे कि कुछ बचा है इस समय देने के लिए देश में? आपने रेल दे दिया, तेल दे दिया, जमीन दे दिया, बोर्ड दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, तो ऐसा कुछ तो बचा नहीं ना। मैं तो कहता हूं कि पाताल से लेके आकाश तक, पाताल में आपने जो है गैस दे दिया है और आकाश में जो है आपने जो है प्लेन दे दिया, एरोप्लेन दे दिया। तो आकाश से लेके पाताल तक, जल से लेके थल तक, सब कुछ आज अदानी के पास हमने गिरवी रख दिया है। तो अगर कहीं वो उड़ गए तो अब तो हमारा क्या होगा ये तो आप समझ सकते हैं। क्योंकि मैं ये कोट मोदी जी की बातों से कर रहा हूं, क्योंकि मोदी जी ने 2014 के पहले एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा है, मेरा क्या है, मैं तो एक फकीर हूं, मैं झोला उठाऊंगा और चल दूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो खुद नरेंद्र मोदी जी ने कहा है। तो हो सकता है कि कभी इस तरह का उन्होंने संकेत तो नहीं दिया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज भरत सिंह जी, एक चीज आज की तारीख में ये अडानी के मैटर को लेकर के जिस प्रकार हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई और जिस प्रकार वो उजागर हुआ कि भाई हो सकता है कि कुछ प्रोसेसेस में जो लीगल प्रोसेसेस हैं जो फॉलो होने चाहिए थे शायद वो नहीं हुए वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन उसके ऊपर हिंडनबर्ग की एक और रिपोर्ट एक और कॉन्टेक्स्ट में किसी और कंपनी के ऊपर यूएस के ही एक कोर्ट ने कहा है कि किसी शॉर्ट सेलर की रिपोर्ट के ऊपर हम लोग एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि इन लोगों का बहुत फायदा है अगर किसी भी कंपनी के शेयर गिरे। तो ऐसा भी उन्होंने कहा है, लेकिन वो अलग बात हो जाती है। मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछना चाह रहा हूं सर भरत सिंह जी, पता नहीं आप इसका जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। आपको याद होगा 2013 में हम तो जर्नलिस्ट ही हैं साहब, तब भी हम कवर कर रहे थे, उसके पहले भी कवर कर रहे थे, भले बोफोर्स का मसला हो या कोई और मसला हो, 2G स्कैम का मसला था। आपको याद होगा 2G स्कैम, याद है ना आपको? जी याद है। 2G स्कैम में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल साहब की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि 1,78,000 करोड़ का इसमें थोड़ा घपला दिख रहा है, यानी लॉस दिख रहा है स्टेट को 2G ऑक्शन में। 1,78,000 करोड़ यह कहा गया था और हर बीजेपी के नेता ने, जो मर्जी नेता, एक नेता नहीं हर नेता ने इस फिगर को हर जगह इस फिगर का ढंडोरा पीटा था, 1,78,000 करोड़ का। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो 1,78,000 करोड़ की मांग क्यों नहीं कर रहा है कि कहां गए यार वो, मतलब दीजिए ना देश को। मैं तो खुद चैनल पे बैठता हूं, मैं खुद ये कहा हूं और ये कहता हूं कि 2G का जो घोटाला था वो भाजपा ने सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ी थी और खूब जोर से लड़ी थी और इस दुष्प्रचार के किया था, लेकिन इस दुष्प्रचार का प्रभाव ये था कि हमारी सरकार गई
और जी। बहुत सारे इंक्वायरी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने इस पे इंटरवीन किया, सुप्रीम कोर्ट ने जो है शायद इसमें एक दो जन अंदर भी गए, लेकिन लास्ट में क्या निकला? लास्ट में निकला कि कुछ नहीं। तो ये मैं कह रहा हूं और कि देश में- ऑक्शन में महज दोबारा ऑक्शन कराई गई, महज 20,000 करोड़ आए सरकार के पास। हाँ, यही तो मैं कह 20,000 रहा हूं करोड़ आए। कि मैं ये जानना ऐसा है। चाहता हूं कि 1.5 लाख करोड़ कहां है भाई, वो तो लाओ। भाई, यही तो सबसे बड़ी खासियत है भाजपा की, राजीव जी, कि भाजपा जोर से चिल्लाओ, तेज चिल्लाओ, ताकि झूठ भी सच साबित लगे। ये पिछले 8 सालों से यही हो रहा है। एक कहावत मैं आपको बताता हूं। एक बच्चा स्कूल से अपना रिजल्ट लेके आता है, पिताजी को दिखाता है, तो पिताजी बोलते हैं बेटा पास हो गया क्या? तो बोलता है कि नहीं, प्रधान जी का बच्चा फेल हो गया। फिर वो बोलते हैं कि बेटा तू बता, तू पास हुआ कि नहीं? तो बोलते हैं नहीं, सरपंच जी का बच्चा फेल हो गया। बोला मैं तुझसे पूछ रहा हूं कि क्या हुआ, तू पास हुआ कि नहीं? तो जी। बोलता है चौधरी जी का भी बच्चा फेल हो गया। बोले अब तू बताएगा कि नहीं बताएगा? तो बोला कि पिताजी, जब चौधरी का बच्चा फेल हो गया, सरपंच का बच्चा फेल हो गया, प्रधान का बच्चा फेल हो गया, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि मैं पास हो जाऊंगा? तो यही नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं। सवाल हम उनसे जब कुछ संसद में पूछ रहे हैं या सड़क पे पूछ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं नेहरू जी ने ऐसा किया था, वो कह रहे हैं कि इंदिरा जी ने ऐसा किया था, वो कह रहे हैं राजीव जी ने ऐसा किया था, लेकिन वो क्या कर रहे हैं ये नहीं बता रहे हैं। ये देश तो सर आपके जनता पास ने- एक रास्ता है ना, आपके पास जी एक रास्ता है आपके पास। बताइए क्या? पंडित नेहरू जी को बोल दीजिए कि आप रिजाइन कर दें सर, मोदी जी काम कर सकें। नहीं पंडित जी को बोल दीजिए ना, पंडित जी को भाई, टेलीफोन सब कर दीजिए हम- कि सर अब तो हमने- इस्तीफा दे दो। हमने सब कह दिया है। हमने सब कह दिया है कि आपको अगर ऐसा लगता है, देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आप उनसे पूछ लीजिए, टेलीफोन जी। कर लीजिए, और कोई उपाय हो तो वैसे भी कर लीजिए। मगर देश के प्रधानमंत्री देश की जनता का सिर्फ ध्यान भटकाते हैं और छाती 56 इंच की छाती करते हैं, और 56 मिनट को तो क्या, 56 मिनट का नकाब ओढ़ के रखते हैं अदानी के ऊपर। तो देखिए, देश का दुर्भाग्य है, देश की जनता का धीरे धीरे आंख खुल रहा है। और आपको अभी महाराष्ट्र में हम लोग बैठे हैं, और महाराष्ट्र के 5 जगह पे चुनाव हुआ, वो भी पढ़े लिखे, जी। जहां स्थानिक चुनाव होते हैं, वो पढ़े लिखे लोगों ने वोट दिया, और वहां पे 4 जगह जो है भाजपा हारी है और 1 जगह जीती है। तो यानी ये समझिए कि इनकी उल्टी गिनती तो महाराष्ट्र से और शुरू हो गई है। और यही वजह है राजीव जी कि बीएमसी के चुनाव को मैं आज आपको बता देता हूं, ये चुनाव 2024 में ही कराएंगे, चाहे वो बीएमसी नगर पालिका हो, और लोकसभा और राज्य विधान, मतलब 1 साल तक चुनाव नहीं होगा। ये कराएंगे नहीं। ये डरे हुए हैं, ये डरे हुए महाविकास आघाड़ी से ये डरे हुए हैं कि अगर हम चुनाव अभी करा देंगे तो हम वाह, पूरे दैट्स साफ हो ब्रेकिंग जाएंगे। न्यूज़। ये That is और breaking news. भरत जी, ये ट्रू है, ये सही है कि मोदी जी ने पार्लियामेंट में कोई जवाब न दिया, और उनके स्पोक्स पर्सन को भी ब्रीफ कर दिया कि अडानी पे आपको कोई जवाब देना नहीं है, अडानी पे बात नहीं करना, कोई भी न्यूज चैनल में चले जाओ। दूसरी बात यह है कि मोदी जी ने राहुल गांधी जी का जो अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइस राइज है, इन्फ्लेशन है, फार्मर्स डबल इनकम है, इसमें भी कोई जवाब मोदी जी ने नहीं दिया। पर मोदी जी फिर पार्लियामेंट में, जैसे आपने बोला, छाती तोप के बात किए, बोले कि आपका सुनेगा कौन, बिकॉज मैंने गरीबों के लिए क्या किया। देखो, पीएम किसान योजना में 11 करोड़ लोग किसान को फायदा पहुंचा दिया। हाउसेस, 3 करोड़ घर फैमिलीज को छत के सर के ऊपर हमने छत दे दी है। हमने गैस कनेक्शन फ्री दे दिए 9 करोड़ लोगों को। टॉयलेट्स बना के दिए 11 करोड़ लोगों को। हमने आयुष्मान भारत में 2 करोड़ लोगों को उस स्कीम में लेके आए। जल, नल से जल, 9 से 11 करोड़, वो फिगर तय नहीं है, पर 9 से 11 करोड़ लोगों को हम हाउसेस में हम नल से जल पहुंचाए। बोले इतने गरीब लोगों को हमने मदद किया है, तो कांग्रेस के जो आलोचना है वो सुनेगा कौन? क्या ये गरीब लोग सुनेंगे? 80% यानी करीबन 60 to 70 करोड़ को मैं फ्री राशन दे रहा हूं आज के तारीख में, फ्री राशन। तो कैसे आप देखते हो? इज इट एरोगेंस? भरत जी, एरोगेंस है या फिर काम करने के जो काम किया हुआ कॉन्फिडेंस है कि मैंने इतना काम किया हूं, गरीबों के लिए दिन रात मेहनत किया हूं, गरीबों के लिए पूरा तिजोरी खोल के रखा हूं, गरीबों के लिए हर चीज कर रहा हूं? क्या ये एरोगेंस है या वर्क परफॉर्मेंस पे कॉन्फिडेंस है? कैसे देखते हो आप? नामियार जी, मैं आपके एक एक सवालों का जवाब दे देता हूं। पहली बात जो कि 80 करोड़ जनता को अगर ये फ्री राशन, मुफ्त राशन की बात करते हैं, आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है, बिल्कुल Yes, आ रही है। yes. जी जी। जो 80 करोड़ जनता की ये बात करते कि मुफ्त में राशन देता हूं, शायद आपको भी याद होगा और राजीव जी आपको भी याद होगा कि कांग्रेस सरकार 2004 से ये
चीज दे रही थी, राशन दे रही थी। कांग्रेस की सरकार का ये देन है। जो ये कह रहे थे कि हमने जो है उज्ज्वला योजना में बहनों को, देश की बहनें माताओं को हमने मुफ्त में गैस दिया। अरे गैस नहीं दिया सरकार, आपने तो उनको रुला दिया। जो 500-450 की गैस हम देते थे वो आप 1150 लेके रुला दिया। आज सबके घर में, जो गांव गांव में देखिएगा, घर में गैस तो पड़ा है लेकिन खाना जो है आज भी चूल्हे में बन रहा है। जैसे पहले बनता था आज भी वैसे ही बन रहा है। जिस तरह से इन्होंने कहा किसानों के लिए मैंने जो है वो किसान सम्मान निधि देता हूं, साल का जो है 6,000 रुपया देता हूं। 6,000 रुपया देते हो महोदय, लेकिन 60,000 रुपया जो पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया है। किसान की जो खेती होती है उसी डीजल से होती है। जहां डीजल 45 रुपया था वहां पे आपने 100 रुपया कर दिया, तो उससे जो है 6 दे के 60 ले रहे हो। ये तो आपकी जादूगरी और आंकड़ेबाजी है। हाँ, ये घमंड आपको आ गया है कि हमने इतना किया। जोर से बोल रहे हो, चिल्ला के बोल रहे हो, ताकि देश की जनता को लगे कि मोदी जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। लेकिन देश की जनता इस समय परेशान है, देश के नौजवान परेशान है, क्योंकि 2 करोड़ आपने नौकरी देने का वादा किया है। उस हिसाब से कम आज जो है 9 दूनी 18 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए, तो मात्र जो है वो 1.5 लाख नौकरी आपने दिया है। तो ये भी देश की जनता, देश के नौजवान देख रहे हैं कि हमारे साथ में कितना बड़ा छल हो रहा है। उसके बाद देश के नौजवान जो सरहद पे हैं, राजीव जी, आज उनके लिए आपने बहुत बड़ी योजना लाया, अग्निवीर योजना ला रहे हैं। 4 साल में हम आपको घर पे बिठा देंगे। मित्रों, 4 साल में आप टेंशन मत लीजिएगा, 4 साल में हम आपको 12 लाख रुपया देके घर में बिठा देंगे। और उसके बाद देश की जनता, गांव के लोग ये पूछेंगे ये आपका बेटा करता क्या है? बोले कुछ नहीं करता है, अब वॉचमैन ही कर रहा है, क्योंकि इनके जो है विजय वर्गीय वो कहते हैं कि जब ये रिटायर हो जाएंगे बच्चे तो हम इनको अपने यहाँ वॉचमैन रख लेंगे। तो हमारा बच्चा, आप टेंशन मत लीजिए, भाजपा के कार्यालयों में जो है वो वॉचमैनी का काम करता है। तो देश के नौजवान भी त्रस्त है, देश के किसान भी त्रस्त है, देश की महिलाएं भी त्रस्त है। उसके बाद घमंड, किस चीज का घमंड? हाँ, घमंड हो गया है आपको कि मुझे 8 साल में कोई हरा नहीं पाया, 10 साल में कोई हरा नहीं पाएगा। लेकिन आप गलत फहमी में जी रहे हैं। इस बार आपको बाहरी बम्पर मतों से जो है इस देश की जनता बाहर करेगी, क्योंकि घमंड किसी का इस देश में नहीं चला है। राजीव जी, इंदिरा जी हमारे समय भी देखिए, इंदिरा जी के समय भी इंदिरा जी हार गई थी। जब इंदिरा जी हार सकती है, इंदिरा जी हार सकती है, एक बार हारी इंदिरा जी हार सकती है, देश की जनता ने हराया। उसी तरह से देखिएगा राजीव जी, देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है ये भी हारेंगे और देश की जनता ही इनको हराएगी। यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर इंदिरा जी हारी रायबरेली से, राजनारायण जी ने हराया उनको। याद है मुझे, 1977 की बात है, दुरुस्त बात है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन उस वक्त याद होगा सब लोग इकट्ठे आ गए थे इंदिरा जी के खिलाफ। आज की तारीख में क्या गैर भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं क्या इकट्ठे आ गए हैं? नंबर 1। नंबर 2, जो आप बात कर रहे हैं हम तो दिखा रहे हैं भाई, हम तो सब दिखाते हैं, सीधी सादी बात है। जहां तक हम लोगों का सवाल है, नेशन नाउ का सवाल है, प्रदीप जी और मेरा सवाल है यहां पर, और हमारे सारे रिपोर्टर्स का सवाल है यहां पर, भैया हमारा काम है सच दिखाना। आपको पसंद हो ना हो आपके ऊपर है। आप हैं, आपसे भी टफ सवाल पूछेंगे, बीजेपी है, बीजेपी से सब टफ सवाल पूछेंगे, लेकिन आपकी बात भी रखेंगे, आपकी बात पूरी तरह रखेंगे, जितना आपको बोलना हो बोलिए। लेकिन बाकी जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जितने बड़े बड़े चैनल हैं, कॉरपोरेट मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, वो तो आपको दिखा नहीं रहे हैं। तो आप अपनी ये बात जो है लोगों तक पहुंचाएंगे कैसे? क्योंकि याद रखें, ये 1,68,000 करोड़ 2G स्कैम की जो तथाकथित स्कैम की राशि थी, इसको बार बार हर एक चैनल ने दिखाया। जो आप बात कर रहे हैं वो तो चैनल वाले दिखा नहीं रहे हैं। भरत सिंह जी, देखिए राजीव जी, आपने एकदम सत्य वचन कहा, एकदम सही कहा, क्योंकि देश में गोदी मीडिया हो सकता है बेचारे दबाव हो, प्रेशर हो, उनको भी अपना चैनल चलाना है, धंधा पानी करना है, तो ठीक है, अपनी जगह पे है। लेकिन हमारी सरकार आएगी तो एकदम निश्चिंत रहे, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। हम कोई ईडी का नोटिस पहले ही भेज के आपको डराने वाले नहीं है। लेकिन सरकार आएगी कैसे हुजूर? जब लोगों तक बात पहुंचेगी नहीं, सरकार कैसे आएगी ये तो बताएं। बता रहा हूँ, जब राहुल जी का पदयात्रा शुरू हुआ था तो आपको पता है किसी मीडिया ने कोई कवर नहीं दिखाया, ज्यादा नहीं दिखा रहा, जरा भी नहीं दिखा रहा।
लेकिन सोशल मीडिया जो होता है ना आज की तारीख में, सोशल मीडिया इतना तेज हो गया। देखिएगा गांव में भी अब लड़कों के पास, बच्चों के पास, औरतों के पास, सबके पास मोबाइल आ गया है। सब है ना, सबसे ज्यादा है ना, अगर सब 4 लोग घर में बैठे हैं तो आपस में बात नहीं करते हैं, मोबाइल पे खेलते रहते हैं, मोबाइल पे देखते रहते हैं, समाचार देखते हैं, और उसके बाद देखते हैं ये राहुल गांधी जी है, अच्छा ये नरेंद्र मोदी जी है, सबकी बात सुनते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सोशल मीडिया, हमारी जो अभी जयराम रमेश जी सोशल मीडिया जो संभाल रहे हैं, मीडिया पूरी संभाल रहे हैं, बहुत अच्छा इंप्रूव हमने बहुत अच्छा किया है। पहले हमारा थोड़ा कमजोर था, सच था ये बात, सच को छुपाना नहीं चाहिए, लेकिन आज हम जयराम रमेश जी के नेतृत्व में सोशल मीडिया हमारा जिस तरह से इंप्रूव किया है, मजबूत हुआ है। घर Wonderful. घर हम सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचेंगे, देश की जनता को हम उसके माध्यम से बताएंगे। और देखिएगा चुनाव के 3 महीना बचते बचते आज आपको चैनल पे बता दे रहा हूं, यही गोदी मीडिया देखिएगा 2 महीना जैसे ही देखेगा कि बाजी पलट रही है, वैसे ही सभी लोग और ये जो है हमको कांग्रेस पार्टी को दिखाना चालू करेंगे, राहुल जी की बातों को दिखाना चालू करेंगे। और उसके बाद आपने एक चीज पूछा कि आप तो अकेले हैं, मैं कहा था कि राहुल जी ने कहा था और मैं भी कहा था, हम तो चले थे अकेले, चलते गया और कारवां बनते गया। तो देखिएगा हमने बड़ी ईमानदारी से सभी पार्टियों को कहा है, हो सकता है कि कुछ मनमुटाव होती है, बात होती है, कुछ रार होती है, होगा, सब अब किनारे रख दीजिए। अब वो समय आ गया है कि सभी पार्टियों को एक जगह, एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े होके हमको मजबूती से भाजपा के षड्यंत्र के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। और अगर हम लड़ेंगे नहीं, बिखरे रहेंगे, तो हम कभी भी मोदी जी को हरा नहीं सकते। भरत जी देखिए, जब तक संजय राउत बोल रहा था, क्या एमवीएम में कुछ दरारें आपको दिख रहा है? बिकॉज संजय राउत ने कहा कि नाना पटोले जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए था स्पीकर पोस्ट से। वो नाना पटोले जी ने इस्तीफा दे दिया, इसलिए एमवीए सरकार इट फेल डाउन, डिसॉल्व हो गया, कोलैप्स हो गया। आज मगर संजय राउत तो ठीक था, मगर आज शरद पवार जी ने भी वही बोला कि नाना पटोले जी ने स्पीकर के इस्तीफा दे दिया और किसी एमवीए गट को साथ में कॉन्फिडेंस में नहीं लेके न डिस्कशन हुआ एमवीए में। तो ये नाना पटोले जी पर ये क्यों चल रहा है? क्या ये इफेक्ट ये है कि कांग्रेस बीएमसी चुनाव में शिवसेना गठबंधन नहीं चाहते एमवीए का, वो पूरे खुद ही लड़ना चाहते? क्या ये अचानक नाना पटोले जी जो हो गए उस चीज को बार बार पहले संजय राउत और आज शरद पवार जी, तो क्या देखते हो? क्या है, क्या चल रहा है, क्या किस प्रकार से इस चीज को आप देखते हो? देखिए नाम्बियार जी, कल ही मैंने इस पे अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी और मैंने कहा था कि हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर का विषय है, इसे हम जो है खुद सुलझाएंगे। हम एक गठबंधन में है, शिवसेना, राष्ट्रवादी, हम एमबीए के गठबंधन में, महाविकास आघाड़ी गठबंधन में है, तो हमारी पार्टी की बात जो है वो हम देख लेंगे। कम से कम इस पे संजय राउत जी बड़े नेता हैं और शरद पवार जी तो कोई इनकार ही नहीं है, इससे दोमती नहीं है, जो बहुत बड़े नेता हैं। लेकिन हमारी पार्टी में एक जो है नियम है, एक काम करने का तरीका है। अगर हमको सोनिया, हमारी जो अध्यक्षा, उस समय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी थी, उनका अगर आदेश आता है तो नाना जी ने उस आदेश को पालन किया और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और उनको जो है इस्तीफा दे के उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाना था, इसीलिए एक पद छोड़ के दूसरे पद दे रही थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो आदेश आएगा, जो आदेश हमको मिलेगा, हम वो काम करेंगे। तो नाना पटोले जी ने उस समय जो है अध्यक्ष पद से इस्तीफा देके, विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देके प्रदेश अध्यक्ष बने। तो ये जो है हमारे हाईकमान से अगर कुछ बातें आती है तो ये हमारा कार्यकर्ता के तौर पे उसका मान सम्मान करना और बातों को मानना हमारा काम है। अब इस पे कहां से संजय राउत जी को ये लगा कि नहीं देना नहीं? अगर भाई आपको अगर ऐसा लगा तो आप अपने 40 विधायकों को क्यों नहीं बचा लिए? क्या उसका भी ठिकरा जो है वो नाना पटोले जी पे फोड़ेंगे? क्या शरद पवार जी जब इस तरह से कह रहे हैं तो थोड़ी नहीं, सुबह के 5 बजे जो है वो कांग्रेस के नेता गए थे शपथ लेने के लिए। ये तो आप लोगों ने ही नहीं किया था ना। हमने जो है एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंदर हम जो है एक साथ आए हैं। तो हमारे देखिए शिवसेना के पार्टी के अंदर क्या होता है वो शिवसेना, हम तो कभी नहीं बोलते हैं कि उनकी पार्टी के अंदर क्या खलबली है और क्या चल रहा है, हम कभी नहीं बोलते हैं एनसीपी के बारे में। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि हमारी पार्टी एमबीए को मजबूत घटक दल हम लोग हैं, तो आपस में कम से कम इस तरह से बातें वो प्लेटफॉर्म पार्टी पे बैठ के करना चाहिए। बड़े नेता हैं, संजय राउत हो चाहे वो शरद पवार जी है, मैं उस पे अब क्या बोलूं अभी ऐसे नेताओं को। लेकिन भरत सिंह जी, इसका मतलब ये हुआ, सॉरी प्रदीप जी, Yes, yes. कि भरत सिंह जी, इसका मतलब ये हुआ
कि हो सकता है कि बीएमसी में कांग्रेस अकेले ही लड़े, क्योंकि अभी जो बात आगे गेन कर रही, लास्ट टाइम हम लोगों ने आपसे बात करी थी, आपने भी यही बात रखी थी सामने कि इन ऑल लाइकलीहुड कांग्रेस विल गो इट अलोन इन द बीएमसी इलेक्शंस। लेकिन अभी जो बात चल रही है, आपकी हाईकमांड में भी जो बात चल रही है, वो ये है कि अगर बतौर एज एमवीए लड़ें तो हो सकता है कि हम लोग बड़े आराम से जीत जाएं बीएमसी के चुनाव। भरत सिंह जी। देखिए, ये हाईकमान का अपना निर्णय है कि हमें घटक दल के साथ, एमवीए के साथ मिलकर लड़ना है जी। कि हमें अकेले लड़ना है जी। हमारी कोशिश ये है राजीव जी, क्योंकि देखिए हमारा एक बड़ा काडर है मुंबई में, और मुंबई में हर वार्ड में 5 से 6 हजार वोटर हैं और हमारे कार्यकर्ता हर बूथ लेवल से कार्यकर्ता हैं। तो अगर हम अकेले लड़ेंगे तो कम से कम 227 या 236 सीट पे लड़ेंगे, ज्यादा सीट हम जीत के आ सकते हैं। फिर भी अगर कोई हाईकमान से आदेश आता है तो उसके लिए हमारे मुंबई अध्यक्ष भाई जगताप जी बैठे हैं, उसके लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी बैठे हैं, सारे बड़े नेता हैं, वो उसका डिसीजन लेंगे। लेकिन हम कोशिश ये है हमारी कि हम जो है लड़ेंगे तो हम जो है अकेले लड़ेंगे, ये अभी तक तो है। अब बाकी आगे का क्या होगा वो आपको पता चल जाएगा। भरत जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने, राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस ने पार्लियामेंट में हंगामा कर दिया अडानी वाले इशू पे, जेपीसी का मांग किया कि यू हैव टू हैव अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, राइट। बट यूपीए के जो अलग घटक दल है, शायद उनका जो ये बीजेपी वाले जो लीक कर रहे हैं इंफॉर्मेशन कि वहां पर यूपीए में बहुत दरारें हैं, मींस सब एक वॉइस में नहीं कहते, बिकॉज शरद पवार जी अडानी जी के बहुत खास है, वो ज्यादा आवाज इस अडानी इशू पर नहीं किए। कमलनाथ जी जो कांग्रेस के अंदर ही है वो थोड़ा रिजर्व थे। गहलोत जी अडानी जी के साथ बहुत बिजनेस है राजस्थान में, वो खुल के नहीं आए। ममता बनर्जी जो पार्ट ऑफ द, तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं किए। भूपेश बघेल जी है। तो ये क्या देखते हो, क्या ये कांग्रेस के विद इन दरारें हैं या कांग्रेस इज नॉट स्पीकिंग इन वन वॉइस? यूपीए का क्या स्टैंड है? बिकॉज जॉइंट मीटिंग में आए थे मगर अडानी के खिलाफ ना ममता बनर्जी, ना शरद पवार, ना विद इन द कांग्रेस कमलनाथ। तो कैसे देखते हो आप? बिकॉज यू आर डूइंग अ ग्रेट सर्विस। राहुल गांधी जी ने जबरदस्त आंदोलन किया कि इवन अशोक गहलोत, यस राहुल गांधी ने सही कहा कि इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन लॉस हुआ है लोगों का, इंक्वायरी होना चाहिए, जेपीसी होना चाहिए, मोदी जी को जवाब देना चाहिए। बट यूपीए के अलग अलग जो दल है उनके साइलेंस है थोड़ा, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भरत जी, देखिए ऐसा है कि दरार जो है वो आप कह रहे हैं दरार आई है। दरार ये यूपीए घटक दल हो या विपक्ष हो, दरार यहाँ नहीं आई है। अब दरार जो है वो है भाजपा के अंदर आ चुकी है। ये कहीं ना कहीं अब उनके अंदर ये खलबली मची है कि क्या ये इंक्वायरी होगी, अगर ये इंक्वायरी होगी तो क्या मोदी जी बचेंगे। अब ये समझ के बहुत सारे ऐसे में आपको मंत्री इतने जो इस समय केंद्रीय मंत्री हैं वो परेशान है बेचारे। आप ये पता लगा लीजिएगा अपने सोर्सेज से। मेरे सोर्सेज तो ये कह रहे हैं वो घबराए हुए हैं कि सचमुच अगर जेपीसी की जांच बैठी, कमेटी बैठी, तो हम जो है पूरे अवाम में कहते हैं ना कि नंगे हो जाएंगे, कपड़े उतर जाएंगे। तो ये स्थिति आ गई है। इसी वजह से जो है एक भ्रम की स्थिति ये पैदा किया जा रहा है भाजपा की तरफ से कि जो है ये सारे जितने विपक्षी दल हैं इस विषय पे एक मत नहीं है। और मैं आपसे कह दूं कि जब राहुल जी पूरे आक्रामकता से इस विषय को उठा रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी लीडर हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, वो इससे पीछे नहीं हटने वाला है। एक तरह से ये गोदी मीडिया का एक सोचा समझा रणनीति है जो उनको आदेश आया कि आप इस तरह से खबरें फैलाइए ताकि उनमें ऐसा लगे कि फूट है। लेकिन मैं आपको आज बता देना चाहता हूं कि राहुल जी के साथ पूरे कांग्रेस के एक एक नेता कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं इस विषय पे, क्योंकि ये जनता का विषय है। ये जनता के खीसों पे डाका डाला गया है और अगर ये डाका डाला जाएगा तो इसके लिए राहुल गांधी हमारे नेताजी के नेतृत्व में हम सभी कहा ना कि अभी हम संसद में लड़ रहे थे, लेकिन अगर अब जो है हम सड़क पे शुरू करेंगे और जब तक इसका निर्णय नहीं आता है तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे देश के एक उद्योगपति का नाम खराब हो रहा है, अगर एक हमारे देश के उद्योगपति का नाम खराब हो रहा है तो उसको बचाने का काम, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री के भरोसे पे ही उद्योग कर रहे हैं जो यहाँ के उद्योगपति हैं।
तो उनको भी कॉन्फिडेंस आए और देश की जनता को ये कॉन्फिडेंस आए कि हम LIC में पैसा भर रहे हैं तो हमारा पैसा जो है वो चोरी नहीं हो रहा है, हमारे पैसे पे डाका नहीं डाला जा रहा है। अब डाका से तो ऐसा हो गया राजीव जी कि पहले डाका डाला जाता था तो ये होता था घरों में जो है डकैती हो गई, गांव में कहते थे घरों से जो है पैसा जो है डकैत लेके चले गए और सोने चांदी लेके गए। लेकिन आजकल एक नया डाका डालने का सिस्टम इस देश में शुरू हुआ है और वो डाका है सांसदों और विधायकों पे। देखिएगा आप कितने राज्यों के सांसदों को ले लिए, विधायकों पे डाका डाल दिए, सरकार गिरा दिए। तो भाजपा ने एक नया ट्रेंड इस देश में चालू किया है, नई डकैती चालू किया है कि छोटी मोटी डकैती मत करो, डायरेक्ट जो है वो भाजपा के वो सांसदों और विधायकों को उठा लो और ये डाका डालो। वंडरफुल। भरत सिंह जी, कहने का मतलब ये हुआ आपके मुताबिक कि BMC के चुनाव जब भी होंगे, नंबर 1 तब तक अडानी साहब के खिलाफ जो भी अभियान आप चला रहे हैं, अडानी का जो भी कनेक्शन है गवर्नमेंट के साथ, उसके ऊपर जो भी आप अभियान चला रहे हैं वो तूल पकड़ लेगा, नंबर 1। और नंबर 2, BMC के चुनाव जब तक होंगे, आपने कहा 2024 में ही होंगे, लोकसभा के आसपास ही होंगे, ऐसा आपने कहा। हो सकता है कि स्टेट असेंबली के आसपास भी हों, लेकिन मेयर जो है, महापौर जो है वो कांग्रेस का होगा। क्या आपकी बातों से हम ये समझें भरत सिंह जी? देखिए, महापौर तो जब लड़ेंगे, हम अकेले लड़ेंगे तो सबसे ज्यादा सीट तो हमारी आएगी या शिवसेना की आएगी, 2 में से किसी एक की सीट आएगी। अब घटक दल के साथ लड़ते हैं तो भी महापौर हमारा दिख रहा है, हम अकेले लड़ते हैं तो भी महापौर हमारा दिख रहा है। तो हमें इसका जरा भी खौफ नहीं है कि महापौर किसका होगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम कम से कम देखिएगा 150 सीट करीब करीब हम आ रहे हैं, चाहे वो एक साथ आए चाहे वो अकेले आए, लेकिन 150 सीट जो है इस बार 150 सीट हम जीत के महाविकास आघाड़ी पूरा हम लोग मिलके एक साथ बन के और दिखाएंगे भाजपा को कि देखिए झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता है, झूठ से घर बनता है लेकिन वो ताश के पत्तों के जैसा बिखर जाता है। भरत सिंह जी, I love your confidence. I absolutely love your confidence. जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, and thank you so much for coming on the show. बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे शो में आए। और अच्छा लगा आपसे दोबारा बात करने के लिए और हमारे साथ आने के लिए एक बार फिर शुक्रिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। नमस्कार सर, वंदे मातरम। नमस्कार, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Absolutely wonderful, really and truly wonderful. He's very, very love well that informed. confidence. He can speak on any subject. I mean, but I tell you what, we Yes. getting a lot of very confident spokespersons Yes, from yes, the yes. Congress, Bilkul. and they are aggressive. they are. They are And probably this aggressive. is Rahul Gandhi's Bharat Jodo Yatra has That's right. you know, They are playing energized every cell of every spokesperson. and they are playing on the front foot, sir. Yes, yes, They are yes. absolutely playing on the front foot. Bilkul, They are not lagging behind. मतलब ये कोई excuses नहीं बना रहे, कोई बहाने Yes, नहीं yes. बना रहा है। यहाँ पर पहली मर्तबा मैंने इतने सालों के बाद कांग्रेस को देखा है, इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ। Wonderful. I tell you what, this is one party which everybody tries to ignore, which everybody tries to laugh at. हर एक कोई बोलता है यार ये क्या करेंगे, कौन लोग हैं ये ऐसे ही करते हैं, कभी 200 यूनिट फ्री में ले लो, क्या है मोहल्ला क्लिनिक बनवा लो, हॉस्पिटल बनवा लो, ये कर लो, वो सब बॉम्बे में नहीं चलने वाला, मुंबई में नहीं चलने वाला। ऐसा ज़्यादातर लोग बोलते हैं इस पार्टी के बारे में, लेकिन इस पार्टी ने दिल्ली में करके दिखा दिया साहब। तीसरी बार पंजाब में करके दिखा दिया, अब मुंबई की बारी है। इस वक्त हमारे साथ हैं हमारे पुराने मित्र संजय भेड़िया जी। संजय भेड़िया जी नमस्कार। नमस्कार बजाज जी, प्रदीप भाई नमस्कार। नमस्कार संजय भेड़िया जी नमस्कार। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद, जय भवानी, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। संजय भेड़िया साहब, आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आम आदमी पार्टी में अब आप हैं, आप प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं आम आदमी पार्टी के, इतनी जल्दी आप वरिष्ठ नेता भी बन गए, लिहाजा आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने कुछ देखा ही होगा आप में कि उन्होंने एकदम फौरन आपका स्वागत किया, आपको आमंत्रित किया कि आप एकदम ज्वाइन करें। मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, इतने साल आपने भारतीय जनता पार्टी में बिताए, इतने साल आपने देखा भारतीय जनता पार्टी कैसे काम कर रही है। आज की तारीख में, कल ही प्रधानमंत्री जी दूसरी बार आए मुंबई शहर में 20 दिनों में, उन्होंने 2 वंदे भारत ट्रेन जो है उसका उद्घाटन किया। बोहरा कम्युनिटी जो है, बोहरा समुदाय जो है,
उनके जो क्या बोलते हैं उनको, उनकी जो नई यूनिवर्सिटी है, अरबी यूनिवर्सिटी, उसका उद्घाटन किया, 2 नए फ्लाईओवर का उद्घाटन किया, उसके पहले 17 और प्रोजेक्ट अनाउंस करके गए थे। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो रहा है मुंबई के लिए, जिस प्रकार मुंबईकरों का फायदा हो रहा है, मेट्रो से, कोस्टल रोड से, अंडरग्राउंड टनल से, मेट्रो की अलग अलग फ्लाईओवर जो बन रहे हैं, अलग अलग कनेक्टर जो बन रहे हैं, टनल्स जो बन रही हैं, इन सब चीजों को देखते हुए आज की तारीख में बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी को हराना नामुमकिन है। संजय भेड़िया जी बताएं। भाई मैं इतना ही कहना चाहता हूं आपसे कि जैसे कि आपने मुझे आम आदमी पार्टी के विषय में कहा जी। और उन्होंने मेरा स्वागत किया और मुझे पार्टी में लिया और मुझे वरिष्ठ स्थान दिया जी, तो मैं उनका बहुत बहुत आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूं, आप दोनों का धन्यवाद देता हूं। अब मैं आपके सवाल पर आ जाऊं बजाज साहब की। जी बताएं। नरेंद्र भाई आ गए, 2 टाइम आ गए, अभी तो बीएमसी के चुनाव बहुत दूर हैं मेरे हिसाब से, अभी तो वो 10 टाइम और आएंगे। आप अगर उन्हें इतना ही कॉन्फिडेंस है जी अपने विकास कार्य पर, जी ले लें चुनाव बीएमसी का। जी क्यों बीएमसी का चुनाव वो नहीं लेते? आप मुझे ये बताएं, क्यों मंत्रिमंडल गठित नहीं करते? मैं जी। तो उनसे ये कहना चाहता हूं, देवेंद्र भाई से, देवेंद्र फडणवीस से, कि आइए बीएमसी के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव हो जाए। आपने कुछ दिन पहले एक सर्वे आया था, सी वोटर्स का सर्वे था जी उसमें जो सीटें बताई जा रही थी, इनकी बजाज साहब, प्रदीप भाई, हवा निकली हुई है। इनके कार्यकर्ताओं का मनोबल इतना टूटा हुआ है कि कोई भी कार्यकर्ता मन से काम करने को तैयार नहीं है। इनके एक भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक प्यून से ज्यादा कुछ नहीं है, कोई अधिकार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास नहीं है। तो मेरा तो ये कहना है, नरेंद्र भाई मुंबई में 10 टाइम आए, अमित शाह, मोटा भाई 20 टाइम आए, पर इस समय भारतीय जनता पार्टी और शिंदे शिवसेना की हवा बहुत ही खराब है। साथ ही साथ उद्धव शिवसेना की भी हवा बहुत खराब है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं बजाज भाई, बजाज सर, जी बोलें कि सर। आम आदमी पार्टी अपना एक बहुत बड़ा रोल मुंबई बीएमसी में प्ले करेगी। अगर मुंबई के लोगों ने आम आदमी पार्टी को सत्ता दी तो हम वो कार्य कर दिखाएंगे जो इन्होंने आज 50-60 साल में नहीं किया, और हमें विरोध में बिठाए, अपोजिशन लीडर बनाया गया, तो भी हम एक अच्छे अपोजिशन बनकर उभरेंगे। जी संजय भेड़िया जी, कैसे आप बीजेपी को टक्कर देंगे जो मुंबई मेट्रो के 14 लाइन, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक, सी ब्रिज, बुलेट ट्रेन, एरोली कटाई टनल रोड, गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड, कोस्टल रोड, ये सिर्फ मुंबई में, ये 7 प्रोजेक्ट सिर्फ मुंबई में, और मेट्रो के 14 लाइन, पूरे फ्लाईओवर से पूरे मुंबई का ट्रांसफॉर्मेशन है। और 4 वंदे भारत। यस, वंदे भारत जिस प्रकार, तो ये सिर्फ मुंबई का मैंने बात किया, बाकी महाराष्ट्र के लिए तो क्या क्या MUTP, ग्रीन मोबिलिटी, नागपुर मेट्रो, नाग रिवर क्लिंसिंग, तो इतने पूरे 13,000 करोड़ सिर्फ महाराष्ट्र के रेलवे के लिए सैंक्शन किया है। तो ये डेवलपमेंट अनलीश किया है मुंबई महाराष्ट्र में। डेवलपमेंट का रफ्तार जिस प्रकार से गैलपिंग बोलते हैं नरेंद्र मोदी जी, ऐसे खुलेआम मुंबई और महाराष्ट्र में कर दिया। और उनके खास लोग एकनाथ शिंदे जी, देव फडणवीस,
उनके हर इंस्ट्रक्शन को टाइम से पहले, यानी कोई प्रोजेक्ट किधर डिले नहीं जो पहले 2.5 साल में होता था, इस रफ्तार से क्रिएट। तो ऐसे डेवलपमेंट के घोड़े को आप कैसे काबू में रख पाओगे? आप कैसे कर सकते हो? आम आदमी पार्टी कहां है? क्या कर पाओगे? क्यों लोग विश्वास करें आम आदमी पार्टी पे कि मेट्रो रेल, लोगों को सुविधा, पानी, हर चीज बीजेपी के एजेंडा में है, जो हमने पढ़ के सुना है। इतना डेवलपमेंट अनफोल्ड किया है मुंबई में, तो कोई बीजेपी को छोड़ आम आदमी के पीछे क्यों आए? बेड़िया जी बोलिए। प्रदीप भाई, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे ही आश्वासन मोदी जी ने दिल्ली में भी दिए थे। मैं दिल्ली का एग्जाम्पल आपके सामने रखना चाहता हूं। दिल्ली वासियों के लिए भी ऐसे ही मेट्रो कई हजार करोड़ का फंड अनाउंस किया गया था, और आप उसका निर्णय देख लीजिए, दिल्ली में निर्णय क्या हुआ। और आम आदमी पार्टी जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है, विकास कार्य होने चाहिए। ये विकास कार्य कोई आज के नहीं है, पिछले 8, 10 साल, 15 साल से ये सारे कार्यक्रम चल रहे थे, जिसके धीरे धीरे अभी उद्घाटन हो रहे हैं। प्रदीप भाई, हम जनता से वाटर, मीटर, आरोग्य हमारा मुद्दा है, पढ़ाई हमारा मुद्दा है, एजुकेशन हमारा मुद्दा है, और हम जहां भी जा रहे हैं तो हमें बहुत सम्मान और बहुत लोगों का साथ मिल रहा है। तो ये कहानी है दिए की और तूफान की। हम दिए हैं, वो तूफान है, और दिया आखिर में कैसे टिकेगा, ये बीएमसी के चुनाव आने के बाद ही आपको पता चलेगा। प्रदीप भाई, संजय जी, आप बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता थे, बीजेपी के हर चीज से आप इन्वॉल्व थे। आज बीजेपी को छोड़ के आप आम आदमी पार्टी में आ गए हो, तो लोगों को आप कन्विंस कैसे करोगे? जो आपको भगवा झंडा के साथ घूमते देखा है, आज आम आदमी के टोपी पहन के आप घूम रहे हो, तो क्या कन्विंस करोगे? क्या बीजेपी में क्या खामियां थी जिसमें आपने छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन की? आज मोदी जी के लहर है, देवेंद्र फडणवीस जी के लहर है, सब जगह बीजेपी 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 का नारा चल रहा है, और ऐसे वक्त जब बीजेपी एकदम टॉप में है, आप उनको छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए, तो क्या लोगों को क्या बताएंगे आप? क्या मैंने क्यों छोड़ा बीजेपी, और क्यों छोड़ के मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है? प्रदीप भाई, आरएसएस बन गई बीजेपी, और बीजेपी बन गई कांग्रेस, और कांग्रेस का कोई पता नहीं। जब इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी चेंज कर दी, इस पार्टी के अंदर सिर्फ तानाशाही हो गई। मैं अगर मुंबई की बात करूं तो देवेंद्र, लोढ़ा, आशीष शेलार, इसी के बीच में पूरा मुंबई घूम रहा है। जैसे कि शुरुआत में मैंने कहा था कि कार्यकर्ता बहुत दुखी है, कार्यकर्ता बहुत परेशान है, कार्यकर्ताओं की बहुत बेइज्जती होती है इस पार्टी में। जो कार्यकर्ता इन्हें नहीं चाहिए, उन्हें ये ब्लैकमेलर या एक्सटॉर्शन करने वाला कार्यकर्ता कहकर पार्टी में ये बदनाम कर देते हैं। मैं आपको ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल दे सकता हूं। आशीष शेलार इतना एरोगेंट कार्यकर्ताओं से बात नहीं करता। आप ये देखिए, टाटा, बिड़ला, अडानी कभी चुनाव लड़े, उनके बच्चे कभी चुनाव लड़ते हैं, पर लोढ़ा चुनाव क्यों लड़ते हैं? माना कि वो विधानसभा में करप्शन नहीं करते, पर विधायक होने के बाद में अपनी प्रॉपर्टी, अपने बिजनेस की लाइसेंसिंग करते हैं, और जिसमें कई हजार करोड़ रुपया वो कमाते हैं। देवेंद्र भाई चमचों से घिरे हुए हैं। देवेंद्र भाई उसी की सुनते हैं जो पैसे वाला हो। आप देखिए कितने मुंबई बीजेपी के अंदर इनकमिंग हुए। मैं अगर आपको नाम गिनाऊं तो आप परेशान हो जाएंगे। राम कदम कहां से आए? प्रसाद लाड, कृपा शंकर सिंह, हर्षवर्धन पाटिल, जय कुमार गोरे, गणेश नाइक। क्या
आप राजहंस सिंह जी को भूल गए। नेतृत्व को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं था क्या? संजय बेड़िया जी, संजय बेड़िया जी, आप राजहंस सिंह जी को भूल गए। हाँ, मैं राजहंस, बरोबर है, मैं आपने मेरे को करेक्शन किया, उसके लिए धन्यवाद। पर ऐसे ऐसे लोगों को पार्टी में ले लिया है, जो पार्टी के जो पुराने 35-40 साल पुराने कार्यकर्ता जी, मतलब वो काबिल नहीं थे। इसका मतलब ये था कि ये ज्यादा काबिल हैं। मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं, जी। संजय बेड़िया जी बहुत सालों से भारतीय जनता पार्टी में थे, लिहाजा उनमें भारतीय जनता पार्टी के मुंबई और महाराष्ट्र नेतृत्व के प्रति काफी गुस्सा अभी भी है। सीधी सादी बात है। वैसे आशीष शेलार जी, देवेंद्र फडणवीस जी, मंगल प्रभात लोढ़ा जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, मैं सीधी सादी बात सबके सामने रख दूं। लेकिन जहां तक संजय बेड़िया जी के प्रश्नों का प्रश्न है, सवाल है, आज तक उनके सवालों का जवाब आया नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है, न जाने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, लेकिन सामने से कुछ जवाब नहीं आया। लेकिन यहां पर आप ये बताएं, जो प्रदीप जी ने सवाल पूछा, इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी में होने के बाद अब आप आम आदमी पार्टी में आए हैं। आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है 200 यूनिट बिजली फ्री, जबरदस्त स्कूल विद्या, यानी हर एक बच्चे को विद्या मिलेगी, हर एक बच्चे को स्कूलिंग मिलेगी, पढ़ाई मिलेगी, हर एक बच्चे को पढ़ने का मौका मिलेगा और मुफ्त में मिलेगा। अस्पताल फ्री में, मेडिकल केयर बिल्कुल फ्री में, 1000 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं के लिए सफर फ्री, यानी जर्नी जो है महिलाओं के लिए बेस्ट बसेस में बिल्कुल फ्री में होगी। उसके अलावा जैसे दिल्ली में वरिष्ठ नागरिक जितने हैं उन सबको तीर्थ यात्राओं पे सरकार भेज रही है। अभी अभी 200 के 250 लोगों को अयोध्या भेजा था श्री रामलला के दर्शन करने के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ये सब चीजें मुंबई में काम करेंगी, संजय बेड़िया जी? मैं 100% आपसे कहता हूं जी, हम जो वादा हमने किया है जी, वो हम पूरा करेंगे। और आपको अगर हमारे 15 कॉर्पोरेटर भी आते हैं तो हम आपको मुंबई का नक्शा चेंज कर कर दिखाएंगे। मैं वादा करता हूं कि ये जो बारिश के अंदर जो सड़कों में पानी भरता है, हमारे 15 कॉर्पोरेटर इसको ठीक कर सकते हैं। और ये जो मैं बोल रहा हूं वो बड़ी ही जवाबदारी के साथ कह रहा हूं जी। लेकिन संजय बेड़िया जी, आपके बाकी जो प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, जितने भी लोग हमारे साथ आए हैं आज तक, मतलब तकरीबन हर रोज कोई ना कोई आम आदमी पार्टी वाला होता ही है। और मैं एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दूं, जैसे हमारे दर्शक बार बार हमसे पूछ रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी को आप इतना बढ़ावा क्यों देते हैं? अरे भाई, हमारा काम है, हमारा काम किसी की आवाज बंद करना नहीं है। हमारा काम है सबकी आवाज जनता के सामने रखना, भले वो आम आदमी पार्टी हो, भले वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, एनसीपी हो, समाजवादी पार्टी हो, ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहाद मुस्लिमीन हो, जो मर्जी हो। हम लोगों का काम यहां पर है सबकी आवाज और सबके विचार सबके सामने रखे जाएं। लेकिन यहां पर सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, बाकी जितने भी प्रवक्ता आए हैं वो तो सब बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का मेयर बनेगा, कि 150 से 160 सीटें हमारी कहीं नहीं गई हैं। पक्का 65% जो है मुंबई स्लम है। स्लम ड्वेलर जितने हैं, आज झोपड़पट्टीवासी जितने हैं, सब आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। बाकी आम आदमी पार्टी में तो ये प्रथा है। आप यहां पर सिर्फ 15 और 20 में ही संतुष्ट नजर आ रहे हैं संजय बेड़िया जी। नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा जी, मैंने ऐसे नहीं कहा है। मैंने कहा कम से कम वो परिस्थिति हो तो भी हम मुंबई का चरित्र बदलेंगे। हम सत्ता में आ रहे हैं, हमारा मेयर बन रहा है, इसमें कोई शक नहीं है जी। मेरे कहने का मीनिंग यही था कि अगर हम कम भी होते हैं तो भी मुंबई की सूरत बदलेंगे जी। और सत्ता आने के बाद तो आप जानते हैं कि आम आदमी की पार्टी के नेता कार्यकर्ता किस प्रकार काम करते हैं। हम 100% आने वाले हैं। जो दिल्ली में हुआ मुंबई में होगा, आप देख कर रहिए। संजय जी, आम आदमी पार्टी ने इस बजट को कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स बजट, बोला कि ये कॉन्ट्रैक्टरधारियों का बजट है, इसमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है, इसमें एजुकेशन के लिए बजट कम कर दिया है, इसमें स्पोर्ट्स के लिए कुछ है ही नहीं। पूरे स्पोर्ट्स मुंबई के बीएमसी के सिर्फ 50 लाख आपने अलॉट किया है, उसमें कौन से स्पोर्ट्स का प्रोत्साहन होगा?
एजुकेशन के लिए कुछ नहीं है। और ये पूरे चीज है कि किकबैक्स लेके इलेक्शन अपने फंड करने के लिए बीजेपी का ये एक बड़ा मैन्योर है। दिस एंटायर थिंग इज फॉर किकबैक्स एंड फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट सिर्फ नाम का है, ये आम आदमी का स्टैंड है। मगर जब आप ये बात करते हैं तो लोग बोलेंगे संजय बेड़िया आप तो इसी पार्टी से 25-30 साल से जुड़े हुए हो, तब तक सब ठीक था, अभी आप कैसे इसको क्रिटिसाइज करेंगे कि बजट में बीजेपी किकबैक्स लेने वाली है, किकबैक फंडिंग इलेक्शन फंडिंग है? लोग आप पे विश्वास कैसे करेंगे बेड़िया जी? मैं ये बजट के बारे में कहूं, पहले तो कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि जब नहीं है उस टाइम ये बजट लाया गया। इकबाल चहल साहब ने किस प्रेशर में ये बजट लाया, उनको ईडी ने क्यों बुलाया, वो ईडी में क्या करने गए थे, क्या वहां पर सेटलमेंट हुआ? तो ये सारा बकवास बजट है, इसमें कोई शंका नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी और सीएम में अगर दम है तो चुनाव डिक्लेयर करें, हम हमारी सरकार मेयर बनाकर आपको दिखाएंगे और ये बजट कैसे गलत है वो भी साबित करेंगे, हाउस में साबित होगा। संजय जी, ये जो बीच में आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का एकदम झगड़ा सा हो गया था, यानी रोड फाइट गए थे, आपके कार्यकर्ता उनके कॉर्पोरेट के ऑफिस में चले गए थे, मारपीट हो गया, धरना प्रदर्शन हो गया, आप लोग समाजवादी अबू आजमी जी अध्यक्ष हैं उनके ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया, इसका कोई सॉल्यूशन निकला कि झगड़ा अब जारी है? क्या हुआ, क्या था वो पूरे झगड़ा किस लिए हुआ? जी, एक प्रताड़ित महिला जिसके कपड़े फाड़े गए, फरहान आजमी जो उनकी पत्नी वहां से नगर सेवक थी जो अभी नहीं है, वो अपनी एक शिकायत लेकर वहां पहुंची और जैसा कि उनका रुतबा है फरहान आजमी का और वो व्यवहार के अंदर उन्होंने अपशब्द कहे और महिला के कपड़े फाड़े। ये आम आदमी पार्टी को उससे बड़ा दुख हुआ और हमने उनके ऑफिस में जाकर आंदोलन किया। मैं खुद उस आंदोलन में सम्मिलित था। मैंने कल परसों अबू हसीम आजमी जी का एक इंटरव्यू देखा। अबू हसीम आजमी जी कह रहे हैं कि वह महिला उनके घर गई और उन्होंने गाली दी इसलिए इनकी फरहान आजमी के लोगों ने इनको मारा और कपड़े फाड़ दिए। मैं अबू हसीम आजमी से पूछना चाहता हूं, आप विधायक हैं, अगर आप संविधान के बारे में नहीं जानते तो संविधान पढ़ें। अगर उस महिला ने गाली दी तो आपको पुलिस स्टेशन में फोन करना चाहिए था और पुलिस बुलाना चाहिए था, न कि उस महिला के कपड़े फाड़ने चाहिए थे। मैं अबू हसीम आजमी जी से कहता हूं कि अगर आपका विधायक और आपके कॉर्पोरेटर, एक्स कॉर्पोरेटर गाली पर थप्पड़ मारते हैं और महिला के कपड़े फाड़ देते हैं, तो आपको राम कदम जी ने विधानसभा में जो थप्पड़ मारा था उसके बाद में आप चुप क्यों बैठ गए? यह लड़ाई, यह संघर्ष हमारा गोवंडी में जारी रहेगा। मैं आज भी, पुलिस ने मुझे एक पत्र भेजा है, पुलिस पर बहुत दबाव है, शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के अंदर बहुत दबाव है। अबू आजमी निरंतर पुलिस स्टेशन में दबाव डालकर हमारे कार्यकर्ताओं को बेवजह केस में उलझाना चाहते हैं और मैं अबू हसीम आजमी से कहता हूं, अरे आजमी साहब, एक नहीं 100 टाइम गोवंडी में आएंगे। आपने जो गोवंडी की दुर्दशा की है और आपने वहां जो गुंडागर्दी स्टार्ट हुई है आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा, लोग कहते हैं कि मुंबई में अगर कोई सबसे सेंसिटिव एरिया है तो वह गोवंडी है, ना भिंडी बाजार है ना भिवंडी है, ये तो गोवंडी है। और ऐसे हम एक नहीं 1000 टाइम आएंगे और आपकी दहशत को हम खत्म करेंगे।
बेड़िया जी, गोवंडी एक ड्रग इन्फेस्टेड एरिया है। ड्रग का बहुत बड़ा जबरदस्त वहां पर सप्लाई है, ट्रैफिकिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग है। हमने देखा कि बहुत सारे एजेंसीज वहां पर रेड भी किए थे, मगर वहां ड्रग मेनेस आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अबू आजमी जी ने भी बहुत आंदोलन किए ड्रग के खिलाफ वहां पर। ये ड्रग इन्फेस्टेड एरिया, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं आम आदमी पार्टी एक जबरदस्त स्टैंड लिया है ड्रग मेनेस के खिलाफ, स्पेशली गोवंडी में। ड्रग प्रॉब्लम गोवंडी के बच्चा बच्चा इन्फेस्टेड है, गड से ऑलरेडी इन्वॉल्व हो गया है, गड कंज्यूम करने लगा है, गड का हैबिचुअल ये हो गया हैबिटेड। तो इसको एक मुहिम के तरफ से आम आदमी पार्टी कैसे ले रहा है? बिकॉज इट इज अ बिग मेनेस, ड्रग मेनेस इज अ बिग मेनेस, स्पेशली फ्रॉम गोवंडी। बोलिए संजय जी। ड्रग्स का सब्जेक्ट हो या वहां पर होने वाले जितने अवैध कार्यक्रम चलते हैं, प्रदीप भाई, हम उसको एक्सपोज करेंगे। हमारी मुंबई की नेता प्रीति ताई बहुत एग्रेसिव अध्यक्षा हैं। वो एक दुर्गा का रोल प्ले करती हैं जब वो कार्यक्रम शुरू करती हैं, और उनके नेतृत्व में हम गोवंडी के अंदर हर कार्यक्रम करेंगे। मैं शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन को कहना चाहता हूं, आप अबू हसीम आजमी के दबाव में नहीं आए। इनका एक भी कॉर्पोरेटर अभी आने वाला नहीं है, और उनका अबू हसीम आजमी अब रिपीट होने वाला नहीं है। हमारी तैयारी है, आम आदमी पार्टी का ही वहां एमएलए और कॉर्पोरेटर बन के आएंगे। आपके सवाल पे फिर आता हूं कि हम जरूर और जरूर ड्रग्स के सारे विषय को संज्ञान में लेते हुए इस पे आंदोलन करेंगे और इसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। संजय बेड़िया जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर, इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। I hope you continue to work for the I hope you continue to work for the Aam Aadmi Party for a long, long time. At least for as long as you were in the BJP. जितने साल आप बीजेपी में रहे, मैं उम्मीद करता हूँ उससे दुगने साल आप आम आदमी पार्टी में रहे। संजय बेड़िया जी। प्रदीप भाई, मैं एक बात मेरा कहकर मैं खत्म करता हूँ। जी बोलिए। कि मैं 35 साल मैंने भारतीय जनता पार्टी में काम किया है, 35 साल, और अब मैं मरूंगा तो आम आदमी पार्टी के झंडे के तले ही मरूंगा। क्या बात है साहब। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू संजय बेड़िया जी। संजय बेड़िया जी नमस्कार, वंदे मातरम। नमस्कार। संजय बेड़िया जी आम आदमी पार्टी से। यस। अबू आसिम आजमी, गोवंडी, ड्रग्स। I hope somebody does something, because we've heard this a million times, and in the end we find that at the end of the day we are the only guys working over there. People come and go, but the problem is And, still and, there. and our friend Mr. Sameer Wankade, who tried something against drugs, has been transferred, and he is now in Chennai, poor chap, and is still fighting hard for his rights. I don't know what the court is going to decide, because that is in the hands of the court, whether or not he is guilty. But one mistake can cost you a lot, Pradeep ji. One mistake. Exactly, sir. The case of Aryan Khan need not have come up at all. Young man, young boy. Well, we'll talk about that at some other point of time. लेकिन एक चीज अगर किसी ने शायद किसी जगह पर अगर गलती कर दी हो, that's one mistake should not be held against him forever. That's what I think anyway. But let's see what happens. Right, and at the moment with us from the Rashtrapati Congress Party, from the NCP, we have Mr. Suraj Chavan. Suraj Chavan साहब नमस्कार। सूरज चौहान साहब, आपको आवाज आ रही है? शायद आ रही है, लेकिन हाँ, अब आपकी भी आवाज आ रही है जी। सूरज चौहान जी नमस्कार। ये बताएं सर, जहां तक के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रश्न है, क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस विचार की है कि बीएमसी के चुनाव जो भी हों वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के तहत लड़े जाएं, या हर पार्टी अलग अलग लड़े? सूरज चौहान जी। हम तीनों पार्टी महाविकास आघाड़ी एक साथ ही लड़ेंगे। हमारी जो विचार है, हमारी जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है जी। हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, हम तीनों साथ मिलकर बीएमसी का चुनाव हो या महाराष्ट्र का असेंबली चुनाव हो या लोकसभा हो, हम साथ में लड़ेंगे। Wonderful, wonderful. Right. And the survey just came out just recently.
इट वाज लाइक एन ओपिनियन पोल, और उन्होंने ये कहा है कि अगर महाराष्ट्र विकास अघाड़ी इकट्ठे लड़ती है, तीनों घटक दल जो हैं वो इकट्ठे लड़ते हैं महाराष्ट्र के चुनाव में, तो उनको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। भले ही भारतीय जनता पार्टी ये कह दे कि भाई हम लोगों ने इतने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स किए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 20 दिन के अंदर 2 बार यहाँ पर आए, महाराष्ट्र के लिए ना जाने उन्होंने कितने लाख करोड़ सैंक्शन कर दिए, 10 लाख करोड़ ये बात की जा रही है। लेकिन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी अगर इकट्ठे लड़ती है तो ही तीनों पार्टियों का फायदा हो सकता है और बीजेपी को रोका जा सकता है। क्या आपको लगता है कि यह मुमकिन है कि आप तीनों लोग इकट्ठे लड़ेंगे? हम लोग तीनों इकट्ठे लड़ेंगे, मगर आपने जो अभी कहा कि मोदी जी महाराष्ट्र में आ रहे हैं, महाराष्ट्र को कुछ दे रहे हैं, मोदी जी महाराष्ट्र में आ रहे हैं, मगर महाराष्ट्र से गुजरात में बहुत सारे उद्योग ले जा रहे हैं, बहुत सारे रोजगार ले जा रहे हैं। मोदी जी अभी रिसेंटली आए थे जी, जैसे उन्होंने आरबीआई का जो एफडी था, उस तरह से बीएमसी में भी बहुत 82,000 करोड़ एफडी बीएमसी की हुई है जी। उन्होंने आकर यहाँ पर नसीहत दी कि ये पैसा बैंक में रखने से अच्छा है, विकास काम पे नाम पर बाहर निकालो, अपने जो मित्र है उनको एक विकास के नाम पे दे दो और अपनी झोली भर दो। ऐसा मोदी जी का काम है। उन्होंने अभी रिसेंटली कहा था कि बीएमसी में जो पैसा पड़ा हुआ है, बीएमसी की जो एफडी है उसे तोड़ दो, और उसके बाद तुरंत 15 दिन के बाद शिंदे फडणवीस सरकार ने बीएमसी की 12,000 करोड़ की एफडी तोड़ दी। इसका मतलब पिछले सरकार ने जो पैसा जमाया था, पिछले सरकार में जो अगर राज्य पे हो, देश पे हो कोई आपत्ति आए तो उस पैसे से अपने देश चलाए, अपना राज्य चलाए, इसलिए पैसा इकट्ठा किया था। मगर मोदी जी आते हैं, यहाँ से कुछ देने के बजाय महाराष्ट्र से ही लेकर जाते हैं। प्रदीप जी, इतना बड़ा दिल है उनका। शरद पवार जी ने बोले कि मोदी जी मुंबई महाराष्ट्र में दौरा करे, मगर महाराष्ट्र को कुछ बेनिफिट मिले तो हम उनका स्वागत करते हैं, ये शरद पवार साहब का कहना है। और व्हाट इज द स्टैंड वेयर अडानी इज कंसर्न्ड? एनसीपी का स्टैंड क्या है? बिकॉज जो बीजेपी के इनफॉर्मल सोर्सेज से पता चल रहा है कि अडानी जी और पवार साहब बहुत क्लोज थे। जब भी पवार साहब अहमदाबाद जाते हैं तो अडानी जी खुद उनका स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और यूपीए में डायरेक्टली जहां राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बहुत हंगामा कर दिया था अडानी विषय में, एनसीपी के क्या स्टैंड था? एनसीपी उतना एनसीपी हो गया, ममता बनर्जी जो घटक दल है उनके यूपीए के, उतना आवाज शायद दिखे नहीं लोगों को। दिस इज बीजेपी के इनफॉर्मल सोर्सेस है। तो आपका स्टैंड क्या है इस विषय में? देखें, एक बात समझ लीजिए, अडानी मतलब पवार साहब के मित्र है, बहुत सारे लोगों के मित्र है, ये हम लोग मतलब इसको डिनाई नहीं करते। मगर दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने उन्हें गलत तरीके से बड़ा नहीं किया है। 2014 में अडानी पिक्चर में आए, मोदी साहब के आशीर्वाद से देश के टॉप 5 में, अमीर के टॉप 5 आदि में गए। वो किसका आशीर्वाद था, उन्हें किनका आशीर्वाद से वो टॉप 5 में गए, ये सब देश जानता है। पहचान होना इसका मतलब ये नहीं कि उसको बेनिफिट दी, पहचान से बेनिफिट लिया, पहचान से गलत काम किए। या अगर पवार साहब से पहचान होकर अडानी ने कुछ गलत काम किए तो हम लोग उसको गलत बोलेंगे। पहचान है इसका मतलब ये नहीं ना हम लोगों ने उनको सपोर्ट किया है। लेकिन सूरज चौहान साहब, छोटी सी बात है, राजीव विदाज बोल रहा हूँ, आरके भी बोल रहा हूँ। सूरज चौहान साहब, जो प्रदीप जी ने अभी सवाल जो पूछा है उसमें अहम बात यह है कि जहां पर कांग्रेस ने जेपीसी की डिमांड करी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिमांड करी कि भाई ये जो पूरा कांड हुआ है अडानी का, इसके ऊपर कोई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होनी चाहिए, इस पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए, उसका साथ जो है वो एनसीपी ने फिलहाल नहीं दिया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से फिलहाल यहां पर कोई समर्थन नहीं आया। सूरज चौहान जी, मुझे लगता है कि इसका जो अभी आपने जो मुझे सवाल पूछा जी, अगर किसी के ऊपर हम उंगली उठा रहे हैं तो उसके बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है जी, उसके बारे में पूरे अपने पास प्रूफ होना जरूरी है। करेक्ट। फिर उसके खिलाफ हमें बोलना अच्छी बात है जी। अगर कांग्रेस के पास कुछ अच्छे से सबूत होंगे, प्रूफ होंगे, उसके ऊपर चर्चा होगी। हम लोग जो देश की प्रॉपर्टी लूट रहा है, जो देश को लूट रहा है, चाहे वो अडानी हो या घर वाला आदमी हो, उसके खिलाफ हम लोग रहेंगे। हमारी स्ट्रैटेजी यह है, पूरी जानकारी के बाद हम लोग उसके खिलाफ पक्का आएंगे। और एक छोटा सा सवाल, पता नहीं आप जवाब देना चाहेंगे या नहीं देना चाहेंगे, वैसे हास्यास्पद सवाल है, लेकिन क्योंकि सारी दुनिया पूछ रही है मैं भी पूछ लेता हूं, ऐसी क्या बात है। हाल ही में देखा गया हमारे बड़े अच्छे मित्र
प्रफुल्ल पटेल साहब और हमारे बड़े अच्छे मित्र देवेंद्र फडणवीस, दोनों एक ही मंच पर हैं, दोनों एक ही मंच पर हैं। क्या कुछ चल रहा है वहां पे? एक बार फिर क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की बैकग्राउंड में कोई हाथ मिलाने की या ऐसा कुछ करने की कोई बातचीत चल रही है? सूरज चौहान साहब, ऐसा कुछ नहीं होता। सोशल प्रोग्राम जो रहते हैं उस सोशल प्रोग्राम में हर पार्टी के लीडर एक मंच पर आते हैं। जी। आप देवेंद्र जी और प्रफुल्ल भाई की बात कर रहे हैं। उस दिन जब देवेंद्र जी सुबह प्रफुल्ल भाई के प्रोग्राम में थे, फिर दोपहर में लातूर डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस पार्टी लीडर एक साथ एक जी लोकार्पण प्रोग्राम में थे। इसका मतलब ये नहीं देवेंद्र जी शायद चाहते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रवादी उनके साथ आए, हम लोग नहीं चाहते कि हम भाजपा के साथ जाए। ऐसी कोई दिलचस्पी नहीं, हमारा कोई लगाव नहीं है, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। मगर क्योंकि सार्वजनिक प्रोग्राम होता है, एक बार साथ में आकर के आपका जी भर गया, मतलब भारतीय जनता पार्टी के साथ 2 दिन साथ में रह करके आपका जी भर गया, कहने का मतलब ये हुआ। जी प्रदीप जी, नहीं हम जी बताएं सर, बताएं बोलिए। हम लोगों का जी नहीं, जो विकास के लिए राजनीति चलते हैं उसको हम सपोर्ट करते हैं। हम अपोजिशन होने के बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ अच्छा काम होता है तो हम लोग उसकी तारीफ करते हैं। मगर अगर कुछ खिलाफ हो रहा है तो उसके खिलाफ हम आवाज भी उठाते हैं। इसका मतलब हमारे राष्ट्रवादी की विचारधारा, पवार साहब के विचार, पवार साहब ने जो हमें सिखाया है वो है कि अच्छे को अच्छा बोलो, बुरे को बुरा बोलो। जो पब्लिक के खिलाफ हो रहा है, जो जनता के खिलाफ हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। यह हमारी नीति है और इस पे हम काम करते हैं। प्रदीप जी, सूरज जी, एक क्या एमवीए में दरारें आ रहा है? बिकॉज आज तक संजय राउत आलोचना कर रहे थे नाना पटोले जी का कि नाना पटोले जी को इस्तीफा देना नहीं चाहिए था स्पीकर पोस्ट से, उनको सबको कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए था। नाना पटोले जी अगर इस्तीफा नहीं देते थे तो शायद ये एमवीए सरकार गिरती नहीं थी। संजय राउत तक ठीक था, मगर आज शरद पवार जैसे बड़े दिग्गज नेता भी वो बोलने लगे। शरद पवार जी आज बोले कि नाना पटोले जी ने जब इस्तीफा दिया तो एमवीए के सब घटक दलों को साथ में कॉन्फिडेंस में लेके नहीं किया है। क्या व्हाट आर वी सेइंग? बिकॉज शरद पवार जी एक बहुत बड़े नेता है और उनके तरफ से ऐसे स्टेटमेंट आना, क्या एमवीए में सब कुछ ठीक है या आगे जाके कुछ सरप्राइज होने वाले हैं? कुछ बहुत बड़ा कुछ चल रहा है जिसको लोगों को कुछ मालूम नहीं है? बिकॉज संजय राउत तक ठीक था, जब शरद पवार जी ये बात बयान कर दिए कि नाना पटोले जी का इस्तीफा वो ठीक नहीं था, सबको कॉन्फिडेंस में लेके नहीं किया था और शायद इसलिए एमवीए सरकार। तो हाउ डू यू सी इट? सूरज जी कैसे देखते हो आप? शरद पवार जी का स्टेटमेंट बहुत सीरियस स्टेटमेंट है। देखिए, मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, मैं एक स्टेट का यूथ का प्रेसिडेंट हूं। ये जो निर्णय होते हैं वो बड़े लेवल पे होते हैं, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं। अगर ये माध्यम से आपके थ्रू मैं सुना हूं, मुझे एक बात ये लगता है कि अगर इसमें कुछ हुआ होगा तो ही पवार साहब और संजय राउत साहब ने बोला होगा। अगर इसके आगे जाके भी अगर महाविकास आघाड़ी में कुछ होता है तो हमारे नेता बड़े हैं, उस पर बैठकर विचार विमर्श करेंगे और रास्ता निकालेंगे। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, अंतर्गत हमें कोई ऐसा पर्याय नहीं है। हम लोग साथ में है, साथ में लड़ेंगे और जीतेंगे भी। सूरज चौहान जी, सबसे बड़ी बात यहां पर यह बनती है जो प्रदीप जी ने अभी पूछा कि भाई शरद पवार जी कभी भी, मैं शरद पवार जी को बहुत सालों से जानता हूं, शरद पवार जी कभी भी पब्लिक में कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलते जिसका मतलब ना हो। आज जो उन्होंने नाना पटोले जी की बात करी है, इसका मतलब उसके पीछे कोई बहुत बड़ा अर्थ है। तो सवाल यह है, एमवीए में कोई अनर्थ तो नहीं होने वाला? सूरज चौहान जी, महाविकास आघाड़ी में कोई अनर्थ नहीं होगा। महाविकास आघाड़ी मजबूत है, मजबूत तरीके से लड़ेगी। जो भी है, मतलब देखिए, घर है तो घर में भी थोड़े बहुत झगड़े होते हैं और वो झगड़े घर वाले झगड़े घर में बैठ के सॉल्व भी होते हैं। थोड़ी बहुत चर्चा होती है। अभी हमारे विरोधी दल को खुश होने दो थोड़ा कि एमवीए में कुछ चल रहा है, मगर हमारा महाविकास आघाड़ी गठबंधन मजबूत है, मजबूत तरीके से लड़ रहा है। अभी आप ही देखा है कि अभी पूना में 2 असेंबली के चुनाव हो रहे हैं, उस चुनाव में हम लोग साथ में लड़ रहे हैं।
ये छोटी मोटी अनबन होती चलती रहती है, और उससे उस अनबन को हमारे कमेटी के मेंबर है, हर पार्टी में एक मेंबर बनाए, कमेटी मेंबर, वो बैठकर बात कर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर निकालेंगे। सूरज जी, एक बहुत बड़ा दूसरा शरद पवार जी का स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा कि देशमुख साहब, अनिल देशमुख जी और संजय राउत जी, इन पे जो केसेस हो गए वो गलत था, दे वर इनोसेंट, दे वर फ्रेम्ड, जो भी हो गया वो ठीक नहीं हुआ। बट एट द सेम टाइम नवाब मलिक जी के बारे में कुछ बोले नहीं। तो बीजेपी वाले इस चीज को फ्यूड कर रहे हैं। देखो शरद पवार जी ने क्या बोले, शरद पवार साहब ने बोले कि अनिल देशमुख और संजय राउत का बात किए, बट व्हाई नॉट नवाब मलिक। तो ये 2-3 बार ओमिशन हो रहा है शरद पवार जी से, नवाब मलिक नहीं। संजय जी कैसे, सूरज जी कैसे देखते हो आप अलग चश्मे से देख रहे हैं और मैं अलग चश्मे से देख रहा हूं। पवार साहब जैसे बड़े नेता कुछ प्रूफ हो तो ही बोलते हैं। अनिल देशमुख साहब के बारे में और संजय राउत साहब के बारे में खुद कोर्ट ने बोला है। हम पवार साहब बोल रहे हैं नहीं कि खुद कोर्ट ने बोला है कि ये लोग इनोसेंट है, इन्होंने कुछ नहीं किया। अनिल देशमुख साहब के बारे में तो जिसने तकरार की थी, जिसने आरोप किया था, वो खुद कोर्ट में बोल रहा है कि मेरे पास इनके खिलाफ कोई प्रूफ नहीं है। वो खुद कोर्ट में बोल रहा है। परमवीर सिंह ने कोर्ट में लिख कर दिया है कि मेरे पास अनिल देशमुख साहब के पास कोई प्रूफ नहीं है। फिर संजय राउत के बारे में कोर्ट ने ईडी को बोला है कि आप इनोसेंट लोगों को पकड़ रहे, आप पार्टी का एजेंडा आपकी एजेंसी थ्रू चला रहे, इस तरह से फटकार कोर्ट ने ईडी को दी है। इसीलिए पवार साहब ने बोला है अभी नवाब भाई की केस कोर्ट में चल रही है। हम लोग अभी भी मानते हैं कि नवाब भाई इनोसेंट है, उन्होंने कुछ नहीं किया। जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं बोलेंगे। मगर आपको मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूं कि नवाब भाई इनोसेंट है, वो भी आगे जाके बाइज्जत बरी हो जाएंगे। सूरज जी दूसरा, आज देवेंद्र फडणवीस जी ने फिर दोबारा आज एक आरोप लगाया है कि एमवीएस सरकार के कार्यकाल में उनको अरेस्ट करने का पूरा प्लान बना हुआ था। आज नासिक में बीजेपी का कॉन्क्लेव था, वहां से शाम को उन्होंने कहा कि देयर वाज एन टोटल प्लान टू अरेस्ट देवेंद्र फडणवीस। तो इसमें सच्चाई है, बिकॉज दिलीप वालसे पाटिल जी तभी होम मिनिस्टर थे, उन्होंने भी ना बोल दिया है। उन्होंने कहा मुझे मालूम ही नहीं है, मुझे मालूम ही नहीं इसके बारे में ना। अजित पवार जी तो इसमें शायद एकदम क्लीन से बोले कि ऐसा हुआ ही नहीं था, ऐसा कुछ मेरे सामने कभी ऐसे मेरे सामने ऐसी बात नहीं आई कभी। तो ये क्या है? बिकॉज बार बार देवेंद्र फडणवीस जी इस क्यों बोल रहे हैं? क्यों, और जिक्र एक बार बोल दिया खत्म हो गया, आज फिर उसने दोहराया है कि एमवीए ये क्यों ऐसे कर रहे हैं? जब थर्ड टाइम यस तो कंटिन्यूअसली ये बार। हाँ बोलिए। देवेंद्र फडणवीस जी अपने गुरु मोदी जी के कदमों पे चल रहे हैं। जब उनको लगता है कि मेरी लोकप्रियता कम हो रही है तो ऐसा कुछ बोलकर लोगों को भावनिक करके अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के प्रयास उनकी तरफ से चल रहा है। अगर अभी वो होम मिनिस्टर है, ऐसे आप एक पोजीशन पे बैठ के ऐसी बातें करते हो विदाउट प्रूफ, जनता को आप इतना बेवकूफ मत समझो कि एक होम मिनिस्टर होकर आप ऐसी बातें कर रहे हो। आपके पास क्या प्रूफ है? जनता को दिखाओ, कुछ है आपके पास? जो महाविकास आघाड़ी ने आपके खिलाफ अरेस्ट करने की कोशिश की थी या अरेस्ट करने के लिए कुछ साजिश की थी, आप ऐसे स्टेज पे आते हो, मंच पे आकर भाषण करते हो और भाषण में कुछ भी बोलोगे। ये सिर्फ उनको भी मालूम हो गया है कि आज भारतीय जनता पार्टी की और खुद देवेंद्र फडणवीस जी की लोकप्रियता महाराष्ट्र में कम हो रही है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता को जिस तरह से उन्होंने सरकार बनाई है वो किसी को पसंद नहीं आई। अभी ये घटती लोकप्रियता को किस तरह से लोगों के सामने जाए, तो ऐसी कुछ इमोशनली बातें कुछ लोगों को करके अपनी लोकप्रियता बरकरार रखने की कोशिश देवेंद्र फडणवीस की तरफ से की जा रही है। मगर महाविकास आघाड़ी ऐसा कुछ नहीं किया है, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। सूरज जी, चलते चलते एक सवाल, आदरणीय सम्मानीय हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं जितेंद्र आवाड साहब, वो भी कह रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करने के लिए की साजिश चल रही है, ऐसा वो भी कह रहे हैं ठाणे में। तो क्या वो भी लोकप्रियता लेने की बात कर रहे हैं कि आप वहां पर सच्चाई है? नहीं, अभी आप ही देखो, आपके पास आईना है, आप दुनिया को चेहरा दिखाते हो। जब जितेंद्र आवाड साहब के ऊपर 354 का केस दाखिल किया गया था, जिस महिला ने वो केस किया था वो एक पॉलिटिकली एंगल से किया था,
मीडिया के सामने वो सब है, हम लोगों ने सबने देखा है जी, कि किस तरह से उनके उनके खिलाफ ये साजिश रखी गई। करेक्ट। अभी वो खुद उस वीडियो में बोल रहे हैं कि आप इस गर्दी में भीड़ में क्यों आए हो, आप बाजू हो जी। जाओ। और वो महिला उनको, उस महिला को उन्होंने पहले बहन बोला है, उस महिला के प्रोग्राम में उन्होंने अटेंड किया है, फिर बाद में जाके वो महिला बोलती है 354 की केस दाखिल करती है, फिर जितेंद्र आवाड़ साहब को अरेस्ट किया जाता है। आगे जाके ऐसी केसेस राजनीति के लिए थाना में होने वाली है, क्योंकि थाना में अभी जितेंद्र आवाड़ साहब ही है जो उनके खिलाफ आवाज उठा रहे। कहीं तो अपने मुख्यमंत्री साहब को डर है कि मेरी पोजीशन को दाग लगाने का काम ये कर सकते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी अपनी पावर का इस्तेमाल अपोजिशन के लीडर को मतलब उनकी प्रतिमा मलिन करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन सूरज चौहान साहब, इससे तो एकनाथ शिंदे जी का नुकसान होने वाला है। जितेंद्र आवाड़ साहब के खिलाफ अगर कोई और एक्शन हो गया तो आज वो इतने पॉपुलर हैं, उनकी पॉपुलैरिटी तो 10 गुना बढ़ जाएगी। मतलब ये ऐसा काम कोई क्यों करेगा? प्रतिमा मलिन करने का तो काम होता है, चलो न्याय व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था में न्याय मिलता है, मगर जी। कुछ दिन के लिए अपनी प्रतिमा एक मलिन हो जाती है। शायद मुख्यमंत्री साहब डर रहे हैं हमारे जितेंद्र आवाड़ साहब की बढ़ती लोकप्रियता देखकर, इसलिए यह सब इस कोशिश कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। सूरज जी, अभी जिस प्रकार से लास्ट क्वेश्चन जैसे बजाज साहब ने बोले, आप बीजेपी के डेवलपमेंट एजेंडा को 2024 तक कैसे चैलेंज करोगे? बुलेट ट्रेन हो गया, मुंबई मेट्रो हो गया, मुंबई एमयूटीपी हो गया, ग्रीन मोबिलिटी हो गया, नागपुर मेट्रो हो गया, नाग रिवर क्लेंसिंग, अलग अलग रिवर क्लेंसिंग है, इतने सारे 13,000 करोड़ रेलवे बजट है सिर्फ महाराष्ट्र के लिए। तो डेवलपमेंट को अनलीश कर दिया है मोदी जी ने, एकनाथ शिंदे, देव फडणवीस। अब बहुत सारे सेगमेंट है विद इन द एनसीपी, उन्होंने कहना कि अजित पवार जी शुड बी द सीएम, और पूरे सब लोग उस काम पे लगे कि अजित पवार कैन बी अ डायनामिक एंड वेरी एंटरप्राइजिंग चीफ मिनिस्टर। पर ये मोदी जी के डेवलपमेंट प्लान को महाराष्ट्र में आप कैसे मुकाबला कर पाओगे? मुझे लगता है मोदी जी की डेवलपमेंट मीडिया में हो रही है, जमीन पे तो कुछ नहीं हो रहा है, हम लोगों ने देख रहा है। क्योंकि बढ़ती महंगाई, आज भी लोग पानी के लिए तरस रहे, आज भी लोग रोड के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए तरस रहे, आज भी लोग बढ़ती महंगाई कम होने के लिए तरस रहे, आज भी युवा रोजगार के लिए तड़प रहा है। मुझे लगता है अगर डेवलपमेंट हो रही है तो हमारे युवाओं को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? अगर डेवलपमेंट हो रही है तो हमारी महंगाई कम क्यों नहीं हो रही? ये सिर्फ इवेंट करके डेवलपमेंट नहीं होती, डेवलपमेंट रोड पे होनी चाहिए, डेवलपमेंट लोगों के लिए होनी चाहिए। मुझे लगता है कि मोदी जी की डेवलपमेंट मुंगेरे लाल के हसीन सपने जैसी है, वो सपने दिखाते हैं, कुछ एक दो मतलब डिलीवर करके, एक दो प्रोग्राम डिलीवर करके वो इतना बड़ा इवेंट करते हैं कि लोगों को लगता है कि ये सब मोदी जी ने किया है। आज एक क्षेत्र ऐसा बताओ जिसमें लोगों की भलाई हो रही है, लोग उससे खुश है, ऐसा कुछ एक ही क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में लोग खुश है। मोदी जी डेवलपमेंट नहीं, मोदी जी डेवलपमेंट का इवेंट करते हैं। तो अजित पवार जी इज द नेक्स्ट सीएम आफ्टर 2024, क्या लगता है आपको? देखिए, सीएम बनने के लिए 144 का विधायक होना बहुत जरूरी है। 145, 144 प्लस 1, 144 प्लस 1। हाँ जी, 145 चलिए आपके मैं बढ़ा देता हूँ जी। वो जिसके पास भी आंकड़ा है जी, वो सीएम बन सकते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी है जिनकी इच्छा है कि दादा सीएम बने। बहुत सारी पार्टी में ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि मेरा लीडर सीएम बने, मगर सीएम बनने के लिए 144 का आंकड़ा लगता है, और उसके लिए हम लोग आज तैयारी कर रहे हैं। जिसके भी हम महाविकास आघाड़ी में है, जिसके भी ज्यादा आंकड़े होंगे उसका सीएम हो जाएगा। सूरज चौहान साहब, आग चलते चलते आखिर में बीएमसी में मेयर किसका होगा सर? बीएमसी में मेयर होगा महाविकास आघाड़ी का, और ये हम दावे के साथ कहते हैं, ये हमारा आप रिकॉर्ड रखो और इलेक्शन के बाद ये लोगों को दिखाओ। जरूर दिखाएंगे साहब, और आपको भी दिखाएंगे। बहुत अच्छा लगा सूरज चौहान जी आपसे बात करके। थैंक यू। इसी तरह आते रहिए हमारे शो में। थैंक यू सो मच सर। यस, थैंक यू। ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू मिस्टर सूरज चौहान, महाविकास आघाड़ी के महाराष्ट्र यूथ वेरी कॉन्फिडेंट एनसीपी के अध्यक्ष। यस, और बहुत कॉन्फिडेंट, बड़ा भरोसा है इनको अपने आप पर, अपनी पार्टी पर, और स्पेशली अजीत दादा पवार पर, एंड ऑफ कोर्स ऑन जितेंद्र आवाड़ एज वेल।
Right, that's it. That's just about it as far as this show is concerned. You heard today, of course, there was nobody from the BJP. Everybody has gone to attend their camp. शिविर है आज भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए आज बीजेपी का कोई शख्स नहीं आया. I hope they'll be back with us on Monday. We'll ask them all these questions. But today was a very interesting day. Let's be very clear. जहाँ तक आज का सवाल है, आज एक बहुत इंटरेस्टिंग शो रहा. मेरे लिए तो बहुत बड़ा दिलचस्प रहा. जहाँ तक आप लोगों का सवाल है, आप जरूर अपने कमेंट्स भेजें. सवाल आपसे यही है, एक छोटा सवाल है. सवाल ये है, YouTube के कमेंट्स में भी आप पढ़ लेंगे ये सवाल, वहां पर भी लिख दिया हम लोगों ने कमेंट सेक्शन में भी, कि आपके मुताबिक BMC यानी बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, बृहन मुंबई महानगर पालिका कौन सी पार्टी है जो बहुत अच्छे तरीके से चला सकती है? बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे शिवसेना, उद्धव ठाकरे शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी? आप किस पार्टी को वोट करेंगे? आप क्या चाहेंगे कि कौन सी पार्टी आए जो आपको लगता है कि आपके जो असली विषय हैं, आपकी जो असली समस्याएं हैं, उनका समाधान निकालने वाली पार्टी कौन सी है? जरूर भेजें कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के. वील ऑफ कोर्स बी बैक विद यू ऑन मंडे अगेन फ्रॉम बोथ एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी एंड माई सेल्फ. आप सबको नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram.